अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अंकबूत बाय नूर राजपूत का सेकंड लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। नवंबर की इस सर्द रात ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। गहरी स्याही में डूबी सड़कें और बुलंद बाला इमारतों पर चमकती मध्यम लाइट्स जैसे किसी खामोश कहानी का हिस्सा हो। मगर शहर के महंगे तरीन हॉस्पिटल के कमरा 709 में एक और ही कहानी लिखी जा रही थी। रात की स्याही का अक्स शीशे की बड़ी खिड़की से कमरे में दाखिल हो रहा था और अंदर की मस्नूई रोशनी में मिलकर एक अजीब सा अंधेरा फैला रहा था। रूही का जिस्म बिस्तर पर बेजान सा पड़ा था। उसके चेहरे पर पड़ने वाले रोशनी इसके गालों के गड्ढों और आंखों के नीचे सियाह हलकों को मज़ीद गहरा कर रही थी। वो बच्ची जो मकड़ियों की शौकीन थी आज उसी की तरह अपने जाल में कैद थी। उसके बिस्तर के करीब मेज़ पर एक छोटा सा शीशे का जार रखा था जिसमें एक मकड़ी ने अपना जाल बुन रखा था। वो घंटों उसे देखती रहती। उसके तारीक वजूद में एक अजीब सी राहत तलाश करती थी क्योंकि वो भी उसी की तरह तन्हा और कैद थी। सफदर उसके करीब कुर्सी पर बैठा उसका सर्द हाथ थामे हुए था। रूही के दूसरे हाथ में आई कॉमिक बुक थी। वो उसे पढ़कर सुना रही थी। कुछ देर पहले उसने रूही के लिए आधा सेब काटा था जो अब मेज़ पर पड़ा सूख रहा था। अचानक दरवाजे का लॉक घूमा और ज़रका अंदर दाखिल हुई। उसकी खूबसूरत नफीस शख्सियत उस सर्द रात की रोशनी में भी चमक रही थी मगर उसके चेहरे पर गहरी खफगी नुमाया थी। रूही को देखते ही उसकी भवें तन गई और उसने नजरें सीधी सफदर पर जा टिकी। ये क्या मजाक है सफदर। वो अंदर आते ही तकरीबन चीखी, मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सफदर ने झटके से अपना हाथ रूही के हाथ से हटाया और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। फ़ोन साइलेंट पर था, मैं रूही के साथ। और तुम्हारी दुनिया बस ये रूही है ना। उसकी आवाज़ अब बुलंद हो चुकी थी। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम एक दिन मेरे लिए भी वक्त निकालो, मगर यहाँ तो हर चीज़ इसी के गिर्द घूमती है। शादी वो भी शायद किसी दिन इसके जनाजे के बाद होगी। रूही का बदन साकित हो गया। उसके हाथ में थामी हुई किताब एकदम फिसल कर बिस्तर पर गिर गई। सफदर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर ज़रका का बाजू थामा, बमुश्किल खुद पर जब्त किया। चलो बाहर बात करते हैं। उसकी आवाज़ खौफ और बेबसी से कपकपा रही थी। ज़रका ने एक बार फिर रूही को देखा। उसकी नज़र में गुस्से से ज़्यादा बेसारी थी। रूही का वजूद अब उसके लिए नफरत बन चुका था। उस लड़की ने दोनों खानदानों को मुसीबत में डाल रखा था। सफदर उसे तकरीबन घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। दरवाज़ा बंद हुआ मगर उसकी आवाज़ दीवार रोक न सकी। मैं थक चुकी हूँ सफदर, मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए मुकम्मल, मगर तुम अब भी रूही को लिए बैठे हो। वो ठीक नहीं होने वाली, सब मान चुके हैं, तुम कब मानोगे। बस करो ज़रका, वो मेरी बहन है, मेरी ज़िंदगी है, और मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं। वो भड़की। रूही की आंखें बंद थी मगर उसके कानों में हर लफ्ज़ खंजर की तरह बेबस हो रहा था। वो चाहती थी कि ये सब झूठ हो, कि वो मकड़ियों के जाल की तरह कोई बुरा ख्वाब देख रही हो, लेकिन उसके अंदर का दर्द और धड़कन की लड़खड़ाहट उसकी बात की गवाही थी कि यह हकीकत था। उसके पास थे मगर वो अपनी दुनिया में तन्हा रह गई थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे उस जार में कैद मकड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे वो भी मकड़ी के जाल की तरह एक ऐसी ज़िंदगी में उलझी हुई है जहाँ उसका वजूद दूसरों के लिए बोझ बन चुका है। उसकी आंखों के किनारों से बेआवाज़ आंसू बहने लगे जो आहिस्ता आहिस्ता उसके कानों की जानिब बह रहे थे। वो बच्ची जो कभी बुलंद हौसला रखती थी, जो बहुत कुछ करना चाहती थी, आज सर्द नवंबर की रात में अपने वजूद को एक बेमायने जाल समझ रही थी जिससे वो खुद को आज़ाद करना चाहती थी। और दरवाजे से बाहर सफदर और ज़रका की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई मगर उनकी बाज़गशित रूही के दिल में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। उसके जीने की उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी क्योंकि वो दूसरों पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थी। वो लड़कियां जिन्हें दुनिया कमज़ोर कहकर आगे बढ़ जाती है, दरअसल वही सबसे ज़्यादा जरी बहादुर होती हैं। वो जो दिखा नहीं सकती, वो जो चीख नहीं सकती, वो जो भाग नहीं सकती, उनकी खामोशी में जो जहर रचा होता है वो सदियों के दुख की तलखी लेकर पलता है। ये वो लड़कियां होती हैं जिन्हें मोहब्बत में रुसवाई मिली, इज्जत की गठरी समझकर कुर्बानी के लिए चुन लिया गया, खानदान की गैरत का कफन पहना दिया गया। उनके अंदर एक मुसलसल सड़न होती है, जैसे कोई याद, कोई जख्म, कोई बेआवाज़ चीख हर रात उनके अंदर दोबारा जन्म लेती है। उन लड़कियों के लिए दुनिया कभी नरम नहीं होती। उनकी माँ भी उनकी आंखों की नमी को जिद कह देती है।
और बाप उसे गुस्ताखी समझता है। भाई गैरेट के नाम पर उनका नाम मिटा देना चाहता है और माशरा उन्हें एक बदनुमा दाग की तरह मिटाने पर तुला होता है, लेकिन वो अपनी शिकस्त के साथ जीने का हुनर सीखती हैं। न वापसी का कोई दर्द होता है, न माफ़ी का कोई दरवाज़ा। वो बस अपनी हार को अपनी सांसों में समोकर जीना सीखती हैं। वो खामोशी से अपने अंदर जहर घोलती हैं और फिर उस जहर को अपनी आदत बना लेती हैं। उन्हें मोहब्बत ने नहीं मारा, मोहब्बत में मिलने वाली तन्हाई ने तोड़ा है। उन्हें उस वक्त मारा गया जब उनके ख्वाबों का मजाक उड़ाया गया, जब उनकी बातों को झूठ, उनकी आहों को ड्रामा और उनके साथ को बोझ कहा गया। और फिर एक दिन वो लड़कियां, वो जहर खुर्दा परियां फिर भी जिंदा निकलती हैं। न फतेह का नारा, न इनकलाब का वादा, बस एक खामोश, थकी हुई मगर मजबूत सांस जो ये कहती है, मैं जहर घुरता हूँ मगर मैं जिंदा हूँ और ये मेरी कहानी है। लकड़ी की मेज पर उसका लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर एक खाली वर्ड डॉक्यूमेंट झिलमिला रहा था, जैसे मुंतज़िर हो कि कोई जख्म लफ्ज़ बनकर उस पर उतरे। बाहर ठंडी हवा में दरख्तों की पत्ते सरसराते थे और अंदर फलक की सांसें धीमी रफ्तार से चलती थी, जैसे वो खुद किसी अंदरूनी कर्ब की गवाही दे रही हो। उसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी, फिर रोकी, आंखें बंद की, जैसे कुछ याद कर रही हो। कोई मंजर, कोई आवाज़, शायद कोई लड़की, कोई जहर खुर्दा परी। फिर वो लिखने लगी। वो लड़कियां जिन्हें दुनिया कमज़ोर कहकर आगे बढ़ जाती है, दरअसल वही सबसे ज़्यादा जरी होती हैं। वापसी का रास्ता एक संकीर्ण बोझल खामोशी में कटा था। गाड़ी की रफ्तार पहले से धीमी थी, जैसे वो दोनों इस हकीकत से फरार नहीं चाहते थे जो रईस मेंशन की दीवारों के पीछे रह गई थी। वली के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, मगर उसकी नज़रें बार बार अपनी उंगलियों में पेवस्त उस जगह जाते जहाँ नैन्सी का ब्रेसलेट चमक रहा था जो उसने दिया था। अब वही ब्रेसलेट उसकी उंगलियों में बेहिसी से जकड़ा हुआ था। उस पर बना डब्लू का हर्फ जैसे उसके वजूद पर एक सवालिया निशान बनकर चुभ रहा था। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में एक ऐसा तूफान कैद था जिसे फजर महसूस तो कर सकती थी, मगर समझने से कासिर थी। फजर खामोश थी। उसने कोई सवाल नहीं किया, तसल्ली का कोई लफ्ज़ अदा नहीं किया। वो जानती थी कि उस वक्त अल्फाज मरहम नहीं, नमक का काम करेंगे। वो बस उससे देखती रही, उस शख्स को जिसकी दुनिया एक बार फिर उसके सामने बिखर गई थी। वो उसे वक्त लेने दे रही थी। उसकी खामोशी एक वादा था, एक अहद था कि वो उस बिखरे हुए वजूद को समेट लेगी। जब गाड़ी तरन्नुम हाउस के सामने रुकी तो रात गहरी हो चुकी थी। घर की रोशनियां जल चुकी थी जो उस खामोश गली में किसी उम्मीद की तरह लगी। गेट के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी, मगर जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, ड्राइंग रूम का मंजर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ा था। ये वो मंजर नहीं था जिसकी फजर को तवक्को थी। वहाँ बशारत आलमगीर और फ़खर आलमगीर बैठे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी संजीदगी और उजरतदारी थी। पास ही अम्मा का एक सूटकेस पैक हुआ रखा था, जैसे किसी तवील सफ़र की तैयारी हो। फजर ने अपनी हैरत को जब्त करते हुए उन्हें सलाम किया। वली ने भी थके हुए कदमों के साथ उसकी तकलीद की। वली आज से यहीं रहेंगे, आपको कोई मसला तो नहीं? उसने सीधा अम्मा को मुखातिब किया। उसकी आवाज़ में एक अटल फैसला था। तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो रख सकती हो। अम्मा ने उसी ठहरे हुए संजीदा लहजे में जवाब दिया जिसमें कोई जज्बा तलाश करना मुश्किल था। वली उस दौरान उन दोनों भाइयों से मिल रहा था। वो नॉर्मल नज़र आने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर उसके चेहरे की सर्दी और आंखों की सुर्खी उसकी अंदरूनी कैफियत की चुगली खा रही थी। खैरियत है, आप कहीं जा रही हैं? उसने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसके दिल में एक अनजाना सा खटका पैदा हुआ। मेरा भाई बीमार है, मेरे भतीजे मुझे लेने आए हैं, मुझे जाना होगा। अम्मा ने उसे सपाट लहजे में जवाब दिया तो फजर एक गहरी सांस लेकर रह गई। वजाहत आलमगीर की तबीयत खराब थी और कई दहाई बाद आज तरन्नुम आलमगीर को उसके ख़ानदान में वापस कबूल किया जा रहा था। उनके भतीजे खुद उन्हें लेने आए थे। वो कैसे न जाती? ये एक तारीखी लम्हा था, मगर उस वक्त फजर के लिए ये एक तन्हाई का पेशखेमा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, बशारत की बेचैन आवाज़ उभरी, चले फुप्पो, हमें निकलना है, देर हो रही है। वो लोग जैसे बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अम्मा उठ खड़ी हुई, मजबूती से अपनी चादर को कंधों पर लपेटी। फजर के दिल को कुछ हुआ। ये ज़िंदगी में पहली बार था जब अम्मा उसे छोड़कर कहीं जा रही थी, मगर उसके जाने में वो पुरानी तलखी या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक हक था जो उसे वापस मिल रहा था। मगर इस वक्त जब फजर को खुद सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये एहसास अजीब था। बानो के घर वाले सुबह उसे लेने आ रहे हैं। वो चंद दिनों के लिए जा रही है, अपना घर देख लेना।
अम्मा ऐसे कह रही थी जैसे कोई जिम्मेदारी सौंप रही हो। यूँ कहना मुनासिब होगा कि जिम्मेदारी से आज़ाद हो रही हों। उनके लहजे में फजर के लिए मोहब्बत से ज़्यादा एक हकीकत पसंदी थी। फ़खर ने उनका बैग उठाया और फिर वो बिना मुड़े बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। घर के बाहर एक बड़ी चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी जिसमें गार्ड भी मौजूद था। ये उस दुनिया की झलक थी जिसे अम्मा ने कभी पीछे छोड़ दिया था। उनके जाते ही घर में एक गहरा काट खाने वाला सन्नाटा छा गया, जैसे अचानक सारा सहारा छिन गया हो। चले कमरा दिखाती हूँ। फजर ने माहौल की बोझल खामोशी को तोड़ते हुए वली की तरफ देखा। आवाज़ में एक नरमी थी। उसने सर हिला दिया और चुपचाप उसके पीछे चल दिया। आधे घंटे बाद वो बलाई मंजिल के लॉन्च में थे। मेज़ पर चाय के 2 कप रखे थे जिनसे उठती भाप हवा में तहलील हो रही थी। लंबे सोफे के एक कोने पर वो बैठा था, खामोश और बेहिस्सो हरकत। उसकी आंखें सुर्ख थी और सर बुरी तरह घूम रहा था। हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट अब भी नहीं छोड़ा था। तुम ठीक हो? वो उसके करीब बैठते हुए नरमी से बोली। आवाज़ में फिक्रमंदी थी। बस सर दर्द है, वो इतना ही कह पाया। लहजे में सदियों की थकन सिमट आई थी। वो कुछ कहे बगैर उठी और चंद मिनट बाद वापस आई। उसके हाथ में पेन किलर्स और पानी का गिलास था। उसने हाथ वली की जानिब बढ़ाया। उसने एक नज़र दवा को देखा और फिर फजर के चेहरे को। मुझे दवा की आदत नहीं है, उसने धीमे से कहा, जैसे वो इस दर्द को भी खुद से ही सहना चाहता हो। फजर ने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया। उसकी आंखों में एक नर्म सी जिद थी। मेरी आदत भी तो नहीं थी, वो भी डाल ली ना, मुस्कुराने की कोशिश भी किए बगैर। अब इसे भी खा लो। लहजे में इतना मान और इतनी अपनायत थी कि वो इनकार न कर सका। उसने एक गहरी सांस लेते हुए खामोशी से दवा उसके हाथ से ली और पानी के साथ निगल ली। लॉन्च की बड़ी सी ग्लास वॉल से बाहर का मंजर धुंधला और गैर वाज़ेह था। शहर की रोशनियाँ उस पहर मध्यम पड़ गई थी, बिल्कुल उन दोनों की जिंदगियों की तरह, जहाँ मुस्तकबिल हर मंजर से ओझल धुंधला सा था। वो अब उसके साथ ही सोफे पर सिमट कर बैठी गई थी। वली ने अपनी पोजीशन बदल ली और अब वो टेक लगाकर सीधा हो गया था। उसके पैर सामने रखे मेज़ पर धरे थे, साफ सुथरे सफ़ेद पैर। फजर की नज़र उन पर पड़ी तो उसे बेइख्तियार ही वो दिन याद आ गया था जब उसने उन कदमों को पहली बार मस्जिद के ठंडे फर्श पर देखा था। जब वो इस्लाम कबूल करने के बाद दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद बारिश के पानी में कदम धरता सिर्फ उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो दिन एक ख्वाब जैसा था, एक पाकीज़ा हकीकत। उसने नरमी से अपना सर वली के कंधे से टिका दिया। वो जानती थी कि उस वक्त वली को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, खुद उससे भी ज़्यादा। वो उसका किला थी और इस तूफान में उसे साबित कदम रहना था। कुछ देर बाद उसने धीरे से सवाल किया, सर दर्द अब कैसा है? उसका हाथ उठाकर अपने हाथों के प्याले में ले लिया। उसका लम्स ठंडा था, जैसे अंदर की आग सारी हरारत खा गई हो। हाँ, अब बेहतर है, वो हौले से बोला, जैसे बोलने की भी तवानाई सर्फ हो रही हो। फजर उसे इस अज़ियत की गहराई से बाहर निकालना चाहती थी, उसका ध्यान अपनी जानिब मबजूल करवाना चाहती थी। नैन्सी बहुत अच्छी लड़की थी, जितना तुमने टेप में रिकॉर्ड किया था इतना मैं उसे जानती हूँ। उसने सिर्फ हूँ कहा। उसकी जलती हुई आंखें ग्लास वॉल से बाहर के धुंधले मंजर पर जमी हुई थी। उसके सीने में एक ऐसी जलन थी, एक ऐसा लावा पक रहा था कि अगर वो चीखता चिल्लाता उसे बाहर निकाल देता तो शायद पूरा लाहौर शहर जल जाता। मगर वो सब्र के बैठा था, एक जिंदा आतिशफिशा की तरह। इतना सब्र कहाँ से सीखा था? क्या वो मुझसे ज़्यादा अच्छी थी? ये एक उल्टा सवाल था, जानबूझकर पूछा गया, एक मासूम बचकाना सवाल जिसका मकसद सिर्फ उसे हाल में वापस लाना था। वली के लबों पर एक लम्हे के लिए एक ना नज़र आने वाली मुस्कुराहट उभरी और गायब हो गई। हाँ, वो जानता था कि वो जानबूझकर पूछ रही थी। उसके हाँ कहने पर फजर ने मसनूई गुस्से से उसका हाथ दबाया, जैसे कोई हक जता रही हो। क्या वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज थी? क्या तुम मुझसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करते थे? एक और उल्टा सवाल। इस बार वली ने लम्हे भर का तवक्कुफ किए बगैर जवाब दिया, नहीं। उसके नहीं में कोई शक नहीं था। उसका और नैन्सी का रिश्ता प्यार, दोस्ती और एक मुश्तरका दर्द का था, मोहब्बत का नहीं। उसने मोहब्बत सिर्फ एक ही औरत से की थी जो उस वक्त उसके कंधे से सर टिकाए बैठी थी। ये जवाब सुनते ही फजर के चेहरे पर जैसे लाल गुलाल से बिखर गया था। एक इत्मीनान की लहर उसके वजूद में डोल गई थी। दोनों के दरमियान एक गहरी पुरसकून खामोशी छा गई। कुछ लम्हों बाद फजर ने हिम्मत करके वह सवाल पूछा जो इसके जहन में कांटों की तरह चुभ रहा था। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो नैन्सी को क्यों मारेंगे? वो ये सवाल पूछते हुए डर रही थी कि कहीं उसके जख्मों को फिर से ना कुरेद दे, मगर वो पुरसकून बैठा रहा। उन्होंने नैन्सी को नहीं मारा।
उसके जवाब पर फजर ने झटके से उसके कंधे से सर उठाया और बाकायदा उसके चेहरे को देखा। वो निशान ज़दा गाल, वो संजीदा आंखें उसके सामने थीं। हाँ, वो उसे तकलीफ पहुंचाने में शामिल थे, लेकिन उन्होंने नैन्सी को नहीं मारा। वो पुरएतमाद था। उसके लहजे में एक ठोस हकीकत थी। वो उसे देखती रह गई। अगर उसे इतना यकीन था तो यही सच था। तो फिर अहमद? उसने बात अधूरी छोड़ दी, जैसे किसी भयानक सच के किनारे पर खड़ी हो। वली ने इस बार अपना रुख पूरी तरह फजर की जानिब मोड़ दिया। उसके हाथों में दबे अपने हाथ को देखा और फिर उसके सर्द हाथों को मजबूती से थाम लिया। वो बहुत कुछ नहीं जानती थी और शायद अब वक्त आ गया था। वो उसे देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे सब कुछ बता देना चाहिए। वो उसकी बीवी थी, उसके हर सुख दुख की साथी। वो हक रखती थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली। ये सब इतना सीधा नहीं है फजर। उसने जिस अंदाज से उसका नाम लिया था, जिस अपनायत से पुकारा था, फजर का चेहरा खिल उठा। तो फिर बताएं मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। सबने हमेशा मुझसे सच छुपाया है। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मुझे सच बताया जाए? वो संजीदगी से उसे देखे गई। आंखों में शिकायत नहीं, हक था। पूरा सच में भी नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें वो बताना चाहूँगा जो मैं जानता हूँ। वो अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। नैन्सी की मौत का जिम्मेदार अहमद था। अहमद ज़ाहज़ेब, बिग का दोस्त और जत्तास की मोहब्बत। वो उनसे शादी करना चाहती थी। ये सच किसी धमाके से कम नहीं था। फजर को लगा जैसे तरन्नुम हाउस की छत उसके सर पर आ गिरी हो। उसका जहन मौफ हो गया। अहमद अब जिंदा नहीं। बिग बी ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। उसने अगला इंकशाफ किया। वो हैरत और नाकाबिल यकीन से उसे देखती रही थी कि वो इतना कुछ कैसे जान गया। मगर क्यों? यह सच है कि अहमद बिग बी के कहने पर नैन्सी से मिला था। उसके पीछे बिग बी का हाथ था। ये शायद पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी जंग में किसी औरत को जरिया बनाया था। और अफसोस, वो नैन्सी थी। दुख की लहर उसके चेहरे पर फैल गई। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो साकित थी, जैसे उसका दिमाग काम करना छोड़ गया हो। मेरे लिए। उसके अगले इंकशाफ ने फजर का सर घुमा दिया। वो बेयकीनी से उसे देखे गई। मैं उफक औरंगजेब की औलाद हूँ और वो मुझे वापस पाना चाहते थे। वो मुझे जोसेफ पीटरसन से छीन लेना चाहते थे, जैसे उन्होंने मॉम को औरंगजेब खानदान से छीन लिया था। और उसके लिए उन्होंने नैन्सी का इस्तेमाल किया। वो उसे वो सब बता रहा था जो उसे अहमद औरंगजेब साहब से मालूम हुआ था। रईस औरंगजेब के लिए उफक औरंगजेब बहुत अहम थी। ये सच है कि वो मॉम को छोड़ जाने पर टूट गए थे, उनसे नफरत करते थे, शायद आज भी करते होंगे। मगर वो थी तो उनकी बहन ही। जब वो उस काबिल हुए कि उफक की निशानी को वापस पा सकें, तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया। नैन्सी का इस्तेमाल किया गया ताकि मिस्टर जोसेफ से सौदेबाजी कर सकें। उन्हें विलियम जोसेफ हर कीमत पर वापस चाहिए था, मगर फिर अहमद ने धोखा दे दिया। खेल उलट गया। नैन्सी मारी गई। सरताज, जो अहमद से शादी करना चाहती थी, हमेशा के लिए टूट गई और अहमद को अपने धोखे की सजा मौत की सूरत मिली। यही वजह है कि सरताज औरंगजेब अपने भाई रईस औरंगजेब से शदीद नफरत करती है। उसने जितना वो जानता था फजर के सामने खोल कर रख दिया। हर सच पिछले सच से ज़्यादा भयानक था। पूरी कहानी सुनने के बाद लॉन्च में एक लंबी गहरी खामोशी छा गई। फजर के जहन में अब भी एक सवाल था, तो उन्होंने आज हमें सच क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। आखिर रईस ने खामोशी से ये क्यों जाहिर होने दिया कि वो नैन्सी का कातिल था? वली ने एक तल्ख तासुब भरी सांस ली, फिर फजर के हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। हमें खुद से दूर करने के लिए। आवाज़ में एक ऐसी अजियत थी जो रईस औरंगजेब के लिए थी। कुछ लोग अपनी गलतियों का बोझ उठाने के बजाय खुद को तनहा कर लेते हैं। वो हमें तकलीफ देकर, खुद से नफरत करवाकर हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं ताकि उन्हें अपनी नाकामी का सामना न करना पड़े। ये उनकी खुद साख्ता जलावतनी है। उसने फजर के हाथों को अपने हाथों में थामे रखा, जैसे वो उसे आने वाले सच के तूफान के लिए तैयार कर रहा हो। और मैं इस सब में कहाँ आती हूँ? वजह सिर्फ ये नहीं है कि तुम मनार की बहन हो और वो इसलिए तुम्हें कबूल नहीं कर रहे, बल्कि वो एक लम्हे के रुका। उसकी कत्थई आंखों में एक पेचीदा गहरी संजीदगी थी। उनके दुश्मन, बल्कि तुम्हारे और उनकी कुछ मुश्तरका दुश्मन। एक औरत जो तुम्हारी और उनकी मासी से जुड़ी है और उसका साथ जरताज दे रही है। वो बिग बी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो उनसे बदला लेना चाहती है और वो इसलिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती है। उसने आखिरी जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर उसका मफहूम फिजा में एक जहर की तरह फैल गया। कोई मुझे इस्तेमाल क्यों करेगा? उसकी आवाज़ में खालिस हैरानी थी। वो उस बड़ी खतरनाक शतरंज की बिसात पर अपनी हैसियत समझने से कासिर थी। वली ने उसकी आंखों में झांका और फिर वो सच बोल दिया जिसने पल भर के लिए घर की हर शय को साकित कर दिया।
क्योंकि तुम मनार की हमशक्ल हो। ये जुमला किसी गूंज की तरह नहीं बल्कि एक सन्नाटे की तरह था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देना बंद हो गई। वो मजीद उलझ गई थी। एक बार फिर उसकी अपनी शनाख्त, उसका अपना चेहरा ही उसके खिलाफ एक हथियार था। ये खौफनाक हकीकत पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। कई लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे बिखरी हुई सोचों को मुस्तमा कर रही हो। उसकी आंखों में अब उलझन नहीं, एक अटल फैसला था। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे जितना मर्जी हर्ट कर ले, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मजबूती थी जो साथ बैठे शख्स के दिल में उतर गई। जो शख्स बार बार उसे बचाने के लिए मसीहा बनकर आया था, वो उसे उसकी जंग में अकेला कैसे छोड़ देती। मैं भी नहीं। वली के लबों पर एक हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट उभरी। हाँ, मैं उनसे नाराज़ हूँ, गुस्सा हूँ, हर्ट हूँ। उन्होंने तकलीफ़ दी है मुझे, पर तकलीफ़ तो मुझे सब ही ने दी है। जब मैं बाकियों को नहीं छोड़ सकता तो फिर उन्हें क्यों। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसने हम पर जोर देते हुए फजर के हाथों पर दबाव डाला, उसे यकीन दिलाया कि वो उस सफ़र में अकेली नहीं है। जितना उसके लिए जानना ज़रूरी था इतना उसने बता दिया था। बाकी सच की तलाश में वो खुद भी अभी तक सरगर्दा था। ये जाल था कि उलझता जा रहा था। फजर उसे देखती रह गई। उस हैजल आंखों में वली के लिए अब सिर्फ मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक बेपनाह एहतराम उमड़ आया था। ये शख्स किस मिट्टी का बना था। तुमने ये सब कैसे सीखा। उसकी आवाज़ एक सरगोशी की तरह उभरी। अपनों को माफ़ करना, इतना दर्द सह लेना, कैसे। तुमने सबको कैसे माफ़ किया। वो उस राज को जान लेना चाहती थी जिसने वली को टूट कर बिखरने नहीं दिया था। वली ने अपनी नज़रें उसके जुड़े हुए हाथों पर मरकूज कर ली थी। उसकी आवाज़ अब किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी, पुरसकून और ठहरी हुई। हम उन्हें माफ़ नहीं करते, ना ही ताल्लुक़ तोड़ते हैं। हम बस उन्हें अपनी ज़िंदगी के उस नक्शे पर वहीं रहने देते हैं जहाँ वो हमेशा से थे। हम वक्त के साथ अपने दिल को इतना कुशादा कर लेते हैं कि उनकी खामियों और गलतियों के बोझ को उठा सकें। ये बोझ कभी मुकम्मल तौर पर उतरता नहीं, मगर कबूलियत उसे सहने के काबिल बना देती है। ये एक दुख भरा सच है, मगर ये बहुत से घरों की कहानी है। ये वो रिश्ता है जो हमें तोड़ भी सकता है और जोड़कर मुकम्मल भी करता है, और जिसके साथ जीना सीखना ही शायद ज़िंदगी के सबसे कठिन असबाब में से एक है। वो हौले से बड़बड़ाया था, मगर उसके अल्फाज फजर के रूह में तीर की तरह नहीं, नूर की तरह उतरे थे। उन हैजल आंखों में मोहब्बत के साथ साथ एक गहरा पुख्ता एहतराम भी उतर आया था। वो लड़की जो हमेशा से खुद को मलून और बदनसीब कहती आई थी, आज उसे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। उसे वली औरंगजेब मिला था, जो सिर्फ एक शोहर नहीं, एक बेहतरीन साथी था। उसके लबों पर एक धीमी पुरसुकून मुस्कुराहट उभरी और फिर उसने दोबारा अपनी गर्दन उसके कंधे से टिका दी। भारी संजीदा बातें खत्म हो चुकी थी। अब वो उसे सिर्फ खुद में उलझाना चाहती थी, उसका ध्यान उसके दर्द से हटाकर उन दोनों के छोटी सी दुनिया की तरफ लाना चाहती थी। वैसे एक बात बताओ। पूछो। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर मैं तुमसे एडनबरा में मिली होती तो तुम क्या करते। तो मैं सारे किले तुम्हारे नाम कर देता। अगर मैं तुमसे मोरफील्ड की शामों में मिली होती तो मैं जोसेफ पैलेस के दरवाजे तुम्हारे नाम से मंसूब कर देता। और अगर मैं तुमसे ख्वाबों की धुन में मिली होती तो मैं अपने हर ख्याल को, हर सोच को तुम्हारी दहलीज पर रख देता। तुम्हारी नींद की रखवाली के लिए अपने वक्त का चिराग जला देता। वो दिलकशी से मुस्कुराई, आसाब ढीले पड़ गए। अगर मैं तुमसे वक्त के किसी लम्हे में मिली होती तो मैं वक्त को कैद कर लेता और उस लम्हे को तुम्हारे नाम से मुकद्दस कर देता। अगर मैं तुमसे पहली बर्फबारी में मिली होती तो मैं हर बर्फ के जर्रे पर तुम्हारा लम्स तराशता। अगर मैं तुमसे वेनिस के किसी सुनसान किनारे पर मिली होती तो मैं हर कश्ती को तुम्हारे इंतज़ार में रोक देता। अगर मैं तुमसे किसी लाइब्रेरी में मिली होती तो मैं हर सफ़े पर तुम्हारा नाम लिखता और हर किताब का उन्वान तुम्हें बना देता। वो खिलखिलाकर हंसती। उसकी हंसी खूबसूरत और मधुर थी। वली के अंदर जलता लावा बुझने लगा। अगर मुझे तुम पहली बार मिलने पर पसंद न आते तो मैं खुद को दोबारा ईजाद करता, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नज़र, तुम्हारे लम्स के मुताबिक। अगर मैं तुमसे ऐसी दुनिया में मिली होती जहाँ जंगें ना होती, नफ़रतें ना होती, तो मैं मोहब्बत को तुम्हारे चेहरे से पहचान लेता। अगर मैं तुमसे इस ज़िंदगी के बाद मिली होती तो मैं मौत से कहता, ज़रा ठहरो, इस बार मुझे जीना है सिर्फ उसके साथ। उसका हर जवाब फजर का गुरूर बढ़ा रहा था। वो सरोशार होती जा रही थी। शीशे का कफ्स।
شام لاہور کے افق پر اپنے سرمئی پر پھیلا رہی تھی. شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں، جیسے کسی سیاہ مخملی چادر پر ہیرے ٹانک دیے گئے ہوں. مگر کانفرنس روم کے اندر ان روشنیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی. یہاں ہر شے مصنوعی، نپی تلی اور بے حد سرد تھی. چھت سے لٹکتی ہینڈ کرافٹڈ کرسٹل لائٹس کی تیز چمک آہنی میز کی پولش شدہ سطح پر منعکس ہو کر درجنوں چہروں کو ایک غیر حقیقی تقدس بخش رہی تھی. یہ چہرے رئیس جیولرز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تھے، وہ لوگ جو خواب بیچتے تھے اور حقیقت خریدتے تھے. کمرے کی مکمل خاموشی کو صرف سینٹرل روم کی ہیٹر کی ہلکی بے معنی گونج توڑ رہی تھی. سامنے لگی دیوقامت اسکرین پر سیاہ پس منظر میں سفید حروف کسی کتبے کی طرح سب تھے: ڈارک اسٹارز، دا ریئرسٹ کلیکشن یٹ. اور اس کے نیچے ایک چھوٹی پر اسرار سطر: این ایکسپیرینس بیونڈ جیولری، اے میتھ ان موشن. ہیڈ ڈیزائنر حماد خان اپنی کرسی کے کنارے پر تھا. اس کی آنکھوں میں وہ جنونی چمک تھی جو ایک تخلیق کار کو اپنی بہترین تخلیق کے قریب ہونے پر محسوس ہوتی ہے. وہ جوش سے بول نہیں رہا تھا، بلکہ جیسے الفاظ کو تراش رہا تھا. میں واضح کر دوں کہ ہمیشہ کی طرح ہم جواہرات کی نمائش نہیں کر رہے. ہم ایک بیانیہ پیش کرنے جا رہے ہیں. ڈارک اسٹار صرف ہیرے، نیلم یا پکھراج نہیں ہوں گے، یہ کردار ہوں گے، سانس لیتے، چلتے، بات کرتے کردار. جیسے پروجیکٹ رانیہ میں ہم نے ہر لباس کو ایک عورت کی شناخت، اس کی طاقت اور اس کی کمزوری سے جوڑا تھا، یہ ویسا ہی ہے، لیکن اس بار کہیں زیادہ گہرا، کہیں زیادہ طاقتور. کمرے میں سرگوشیاں ابھری. مارکیٹنگ ہیڈ نے زور دیا: ہمیں صرف ڈیزائنر نہیں، رائٹر چاہیے. ایسے رائٹرز جو ان پتھروں کے لیے دیو مالائی کہانیاں، میتھولوجیز تخلیق کریں. ایسی حکایات، فیبلز جو ہمارے ہیرے پہننے والی عورت کو محض ایک خریدار نہ رہنے دیں، بلکہ اسے ایک داستانی کردار بنا دیں، ایک ایسی ہیروئن جس کی کہانی وہ خود پہن سکے. یہ وہ لمحہ تھا جب ندیم قریشی نے وہ نام لیا جو اس کمرے کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا: فلک عالمگیر. ندیم نے کہا، اور اس کے لہجے میں پروجیکٹ رانیہ کی کامیابی کا خمار تھا. اس نے رانیہ کے لیے جو لکھا وہ اب تک کی سب سے دلی اور سب سے خطرناک کیمپین تھی. اس کی کہانی نے لباس کو اسٹیج پر زندہ کر دیا تھا. وہ کردار میں روح پھونک دیتی ہے. حماد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا: بالکل، فلک عالمگیر ہی چاہیے. وہ اس کلیکشن کو ایک ماورائی، ایک روحانی بیانیہ دے سکتی ہے. اس کے لفظوں میں وزن ہے، ایک تاریکی ہے جو ہمارے ڈارک اسٹارز کے فلسفے سے ملتی ہے. پوری گفتگو کے دوران رئیس میز کے سرے پر اپنی مخصوص سربراہی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا. وہ جسمانی طور پر وہاں تھا، مگر ذہنی اور روحانی طور پر کہیں اور. اس کی آنکھیں نہ تو اسکرین پر تھیں، نہ اپنے ساتھیوں پر. وہ شفاف شیشے کی دیوار سے پرے ڈوبتے سورج کی آخری روشنیوں اور شہر کی جلتی بجھتی بتیوں کے درمیان بھٹک رہا تھا. اس کی نگاہوں میں ایک ایسا خلا تھا جسے وہ کسی اور وقت، کسی اور زندگی کے منظر دیکھ رہا ہو. اس کے چہرے پر وہی مخصوص سرد مہری تھی جو اکثر کسی بڑے فیصلے یا شدید ذہنی دباؤ کے لمحے میں اس پر طاری ہو جاتی تھی. وہ ایک بت کی طرح منجمد تھا. اس کے قریب بیٹھے مراد نے اس کی کیفیت بھاپ لی. اس نے آہستگی سے، جیسے کسی گہرے خواب میں خلل ڈالنے سے ڈر رہا ہو، پکارا: بوس. کوئی جواب نہیں. باہر ہوا کا شور ایک مدھم لہر کی طرح شیشے سے ٹکرا کر گم ہو رہا تھا. مراد تھوڑا آگے جھکا. اس کی آواز میں فکر مندی تھی. رئیس. اس نے نام لیا. اب بھی کوئی حرکت نہیں. اس کی پلکیں تک نہ جھپکی. بورڈ کے دیگر ممبران کی نظر اب حماد سے ہٹ کر رئیس پر مرکوز ہو چکی تھی. کمرے کی مصنوعی روشنیوں میں ایک غیر آرام دہ تناؤ گھلنے لگا تھا. مراد نے تیسری بار، اس بار قدرے مضبوط اور واضح لہجے میں پکارا، جیسے کسی کو گہری نیند سے جگا رہا ہو: رئیس. یہ آواز جیسے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اس تک پہنچی. وہ چونکا. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مکمل خالی پن جھلکا، جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ جو ابھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے. پھر یادداشت کی لہریں ایک ایک کر کے لوٹی. کانفرنس روم، میز، چہرے، اسکرین، سب کچھ اپنی جگہ واپس آ گیا. اس نے آہستہ سے سر اٹھایا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. مراد نے نرمی سے پوری گفتگو کا خلاصہ اس کے سامنے رکھا: ڈارک اسٹارز کا وژن، ایک نئی اساطیری کہانی کی ضرورت، اور فلک عالمگیر کا نام.
फलक का नाम सुनते ही उसके चेहरे के तासुरात ऐसे बदले जैसे किसी ने पुरसुकून झील में पत्थर फेंक दिया हो। उसकी भवें एक झटके से सिकुड़ गईं, जबड़े भिज गए और उसकी आंखों में सनाशाई और कुफत का एक अजीब इम्तिजाज उभरा। वो एक मुंजमद लम्हे में बोला और उसके लहजे की बर्फ ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान की बाकी सब राइटर्स मर गई हैं क्या? आवाज़ बुलंद नहीं थी, मगर उसमें छिपी काट इतनी तेज़ थी कि सबको महसूस हुई थी। उसमें कोई कुफत थी, बेजारी थी, और उन सब के नीचे कहीं बहुत गहराई में एक छुपी हुई तकलीफ भी सिसक रही थी। मुराद जानता था कि ये तकलीफ क्यों है। वो अपनों को खुद से दूर ही रखता था। उसने इतनी बड़ी सल्तनत बना ली थी, साथ ही बना लिए थे, मगर कभी घर नहीं बनाया था। उसके घर में जो अफराद थे वो तो उनसे भी कोसों दूर रहता था। और फिर ज़िंदगी में वो नई नस्ल के 3 नौजवान आ गए, फलक, फजर और वली। वो जितना उनसे दूर रहना चाहता था वो उतना करीब आते जा रहे थे। कब घर बना कुछ पता ही नहीं चला, और अब जब उसने अपने हाथों से तोड़ दिया तो तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। टीम को वही चाहिए। उसने अपनी चलती हुई निगाहें मुराद पर गाड़ दी, जैसे वो उससे जवाब तलब कर रहा हो। फिर आहिस्ता मगर गहरी सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, वही क्यों? ऐसा अजीबोगरीब, ऐसा नफ्सियाती लिखने वाली वही एक रह गई हैं। उसकी कहानियाँ, ख्वाब और हकीकत का मलगूबा सब कुछ बहुत वज़नी है, बहुत भारी, जबकि हमारे हीरे चमकदार हैं। बोर्ड के सीनियर मेंबरान ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो रईस की ज़ाती ज़िंदगी से नावाकिफ़ थे, मगर उसके कारोबारी फैसलों पर सवाल उठाने का हक नहीं रखते थे। नदीम कुरैशी ने हिम्मत करके संजीदगी से कहा, मगर यही विज़न हमारे हीरो को अफसानवी बनाता है। वो किसी भी कलेक्शन को एक औरत की अंदरूनी जंग बना देती हैं, और हम यही तो पहुंचाना चाहते हैं, एक एहसास, एक शनाख्त, सिर्फ एक जेवर नहीं। रईस ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नज़रें वापस शीशे की दीवार की तरफ मोड़ ली। बाहर रात मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी और शहर रोशनियों का एक लामतना ही समंदर लग रहा था। वो शायद हिसाब लगा रहा था, कारोबार की ज़रूरत और अपने माजी के बोझ के दरमियान। हर कोई सांस रोके उसके फैसले का मुंतज़िर था। कई लम्हे गुजर गए। ये खामोशी किसी भी गुफ्तगू से ज़्यादा भारी थी। आखिरकार उसने एक गहरा सांस लिया और ऐसे सर हिलाया जैसे कोई शख्स दिल पर पत्थर रखकर किसी नागुज़ीर हकीकत को तस्लीम कर रहा हो। ठीक है, सिर्फ 2 लफ्ज़, मगर उसमें एक पूरी दास्तान की शिकस्त थी। उसने सामने पड़ी फाइल को एक हतमी हरकत से बंद किया, जिसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। फिर कुर्सी को पीछे धकेलता और आहिस्ता कदमों से बाहर की जानिब चल दिया। उसके कदम भारी थे, जैसे वो कॉन्फ्रेंस रूम से नहीं बल्कि अपनी यादों की किसी कब्रिस्तान से निकल रहा हो। मुराद एक लम्हे को वहीं बैठा रहा, फिर फ़ौरन उसके पीछे लपका। उनके जाते ही कमरे की फ़िज़ा बदल गई, तनाव ख़त्म हुआ और एक नई तख्लीकी तवानाई फैल गई। हमाद अपनी जगह से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज़ में अपनी टीम से कहा, चलो लोगों, काम पर लग जाओ, डेटा तैयार करो, फलक आलमगीर से राब्ता किया जाए। वो कहानी लिखेगी और हम उस कहानी को ज़ेवरात में ढालेंगे। उसके जोशो खरोश से बेखबर कि ये महज एक मुआहिदा नहीं, 2 टूटी हुई रूहों का तस्तम होने वाला था। डार्क स्टार्स, रिटन बाय फलक आलमगीर, प्रेजेंटेड बाय रईस ज्वेलर्स। आलमगीर हवेली में शाम के साए खिड़की से अंदर आ रहे थे। उसके खाने का कमरा एक तकलीकी बेतरतीबी में लिपटा हुआ था। मेज़ पर बिखरी किताबें, कागज़ों की बीच दबी चाय की खाली प्याली और एक खुला लैपटॉप। स्क्रीन पर एक अधूरी फाइल खुली हुई थी। बाब नंबर 9। जब लड़कियां बगावत नहीं करती, बस खामोश हो जाती हैं। उसने आंखें बंद की, उंगलियां कनपट्टी पर रखी और गहरी सांस ली। वो कई दिनों से उलझी हुई थी, रईस और फजर के दरमियान चलते इख्तलाफात, ऊपर से ये प्रोजेक्ट, सब बहुत मुश्किल सा हो गया था। अचानक लैपटॉप पर एक नई ईमेल की आवाज़ गूंजी। उसने सुस्ती से सर को हरकत दी, फिर जैसे किसी अनजाने एहसास ने उसकी निगाहें रोक ली। प्रोजेक्ट डार्क स्टार्स में तकनीकी शराकत के लिए दावत। फ्रॉम रईस ज्वेलर्स, हेड ऑफिस लाहौर। उसकी आंखें चंद लम्हे के लिए साकित हो गई। उसने फ़ौरन ईमेल खोली। मोहतरमा फलक आलमगीर, अस्सलामुअलैकुम। हम रईस ज्वेलर्स दुनिया भर में कीमती जवाहरात और नायाब फनपारों के लिए पहचाने जाते हैं। इस वक्त हम एक गैर मामूली कलेक्शन डार्क स्टार्स पर काम कर रहे हैं, जो कि तारीख की सबसे नायाब और पुरअसर ज्वेलरी होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हम ऐसी कहानी तख्लीक करना चाहते हैं जो सिर्फ सुनाई न दे, बल्कि जेवरात के साथ जीती जा सके। हम चाहते हैं कि हर जेवर एक किरदार हो, एक दास्तान का टुकड़ा। हमने आपके काम, खुसूसन प्रोजेक्ट रानिया को बड़े एहतराम से देखा है और ये तय किया है कि इस बार
डार्क स्टार्स की आवाज़ आप हों। आपको इस प्रोजेक्ट की मरकज़ी तख्लीक़कार की हैसियत से दावत दी जा रही है। अगर आप राज़ी हों तो बराह करम अगले 3 दिनों में हमारी टीम से रब्ता करें। खलूस के साथ हमाद खान, हेड ऑफ क्रिएटिव रईस ज्वेलर्स। उसने जैसे लम्हा भर के लिए सांस रोक ली। वो कुर्सी से थोड़ा पीछे हुई और कुछ देर ईमेल की सतर सतर घूरती रही, फिर ज़रा बड़बड़ाई, रईस ज्वेलर्स, ये मजाक है या कोई फरेब? उसकी उंगलियां बेइख्तियार ही दोबारा ईमेल पर जलने लगी थी। ये नाम फलक के लिए अजनबी ना था, मगर इस नाम से यूं आना, ये पेशकश जैसे कोई अंधेरी खिड़की अचानक खुल गई हो। उसने चाय का खाली कप देखा, फिर स्क्रीन की रोशनी में अपनी धुंधली परछाई। अगले ही लम्हे वो खड़ी हो चुकी थी, किताबें, कागज़ सब एक तरफ, जैसे कहानी का मरकज़ी बाब अब शुरू हो रहा हो। क्या कायनात उसे रईस औरंगज़ेब के करीब ले जा रही थी? क्या उसके हक में कोई सब्ज इशारा था? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। बुलंदोबाला इमारत के आखिरी मंजिल पर वाक़े बुरहान गर्देजी के दफ्तर में खामोशी का राज था। बाहर शहर की रोशनियां एक एक करके जाग रही थी, मगर दफ्तर के अंदर फिजा में एक अजीब सी वहशत और तनाव था। शीशम की सिया चमकती मेज़ के पीछे महंगी चमड़े की कुर्सी पर बैठे बुरहान गर्देजी की नज़रें सामने रखे कागजात पर थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और भटक रहा था। जब से असल को फजल की हकीकत मालूम हुई थी, बाप बेटे के दरमियान एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई थी। फुरकान की मौत ने उस दीवार को पथरीला और नाकाबिले अबूर बना दिया था। असल की खामोशी और नाराज़ी बुरहान के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। वो अपनी कारोबारी सल्तनत के बादशाह थे, लेकिन अपने ही बेटे के सामने बेबस और लाचार महसूस करते थे। उन्हें सोचों में गुम थे कि मेज़ पर रखे फ़ोन की तेज़ घंटी ने उन्हें चौंका दिया। एक झुंझलाहट के साथ उन्होंने क्रेडल उठाया। यस, दूसरी जानिब से जो कहा गया उसने बुरहान गर्देजी के वजूद को एक पल के लिए मुंजमद कर दिया। वक्त जैसे थम गया और समाज पर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था। सर, कोई मनार मराज आपसे मिलने आई है। क्या बकवास कर रहे हो? वो अपनी पूरी कुव्वत से दहाड़े। उनकी आवाज़ दफ्तर की दीवारों से टकराकर गूंजी। दूसरी जानिब मौजूद मुलाजिम उस गैर मुतवक्का गुस्से से सहम गया। नाम ठीक से पता करो, किसने भेजा है उसे? मुलाजिम ने डरते डरते जवाब दिया। सर, मैंने दोबारा पूछा है, वो अपना नाम मनार मराज ही बता रही हैं। बुरहान गर्देजी के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। ये नाम माजी के किसी दफनशुदा कब्रिस्तान से निकलकर उनके हाल पर दस्तक दे रहा था। उन्होंने बेचैनी से मेज़ पर रखा रिमोट उठाया और दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन ऑन की ताकि इस्तकबालिया का मंजर देख सकें, मगर स्क्रीन पर सिर्फ स्याही थी। कैमरे ब्लैंक जाहिर हो रहे थे। उन्होंने 2-3 बार कोशिश की, फिर गुस्से और बेबसी के आलम में रिमोट मेज़ पर पटका। अगले ही लम्हे दफ्तर का भारी दरवाज़ा एक हल्की सी चरचराहट के साथ खुला और एक सर्द पुरसकून आवाज़ गूंजी। मेरी मौजूदगी में कैमरे काम नहीं करते। बुरहान गर्देजी ने झटके से पलटकर दरवाजे की जानिब देखा और उनकी सांस सीने में ही अटक गई। सामने दहलीज में वो खड़ी थी, एक ऐसी औरत जिसका वजूद पुरअसरारियत में लिपटा हुआ था। घुंघराले बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उस तरह के आधा चेहरा उनकी ओट में छुपा रहा हुआ था। जिस्म पर गहरे रंग के गर्म जैकेट और आंखों पर बड़ा स्याह चश्मा जमा हुआ था। एक लम्हे के लिए उन्हें फजल लगी शायद मनार का नाम इस्तेमाल करके उन्हें परेशान करने आई हो, मगर अगले ही लम्हे उस औरत ने धीरे से अपना स्याह चश्मा उतारा और सर को एक झटका दिया। बाल लहराते हुए चेहरे से हट गए। उसका चेहरा वाज़े हुआ और बुरहान गर्देजी को लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। वो बेसाख्ता अपनी कुर्सी पर गिर गए। उनकी आंखें हैरत और नाकाबिले यकीन खौफ से फट पड़ी थी। वो फजल नहीं थी, वो मनार मराज थी, जिंदा और उनके सामने खड़ी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी हील की भारी टकटक संगे मरमर के फर्श पर एक मनहूस ले पैदा कर रही थी। दफ्तर की छत से लटकते बरकी कुमकुम यकायक फड़फड़ाने लगे। वो जलते बुझते और एक खौफनाक माहौल पैदा कर रहे थे। बुरहान गर्देजी को लगा जैसे वो किसी बुरे ख्वाब के ज़ेरे असर हो, एक ऐसा ख्वाब जिससे फरार मुमकिन नहीं। वो अपनी उसी होशरुबा चाल से चलती हुई उनकी मेज़ तक पहुंची और फिर दोनों हाथ मेज़ पर रखकर उनकी जानिब झुकी। उसकी आंखों में ना कोई जज्बा था, ना कोई रहम, सिर्फ एक ठंडी हिसाब चुकाने वाली चमक थी। नहीं, ये ख्वाब नहीं है बुरहान गर्देजी साहब, उसने बर्फ जैसी सर्द लहजे में कहा। मैं मनार मराज, एक बदसतूर हकीकत हूँ। बुरहान गर्देजी का खौफ से सफ़ेद पर्दा चेहरा देखकर उसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो सीधी हुई और सीने पर बाजू बांधकर दफ्तर के वसी गिलास वॉल की जानिब बढ़ गई।
यहाँ से नीचे फैला हुआ शहर किसी जगमगाते कालीन की मानिंद नजर आ रहा था। सुना है आपकी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही है, उसने शहर को देखते हुए तंज अंदाज में कहा। उसकी पुश्त बुरहान की तरफ थी, मगर उसकी आवाज़ कमरे में यूं गूंज रही थी जैसे वो उनके कान में सरगोशी कर रही हो। बुरहान अपनी आंखों को मसल कर उसे देख रहे थे, ये यकीन करने की कोशिश कर रहे थे कि जो वो देख रहे हैं वो सच है। खुश तो बहुत होंगे आप, वो एक अदा से पलटी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। अपाहिज और नफसियाती भाई से छुटकारा मिल गया। ये अल्फाज तीर की तरह बुरहान गर्देसी के सीने में लगे थे, यानी फुरकान का कत्ल उसने किया था। इस कमाल महारत से कि मुल्क के बेहतरीन पुलिस तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक सुराग तक न ढूंढ पाए। कभी सोचा नहीं होगा ना आपने कि मैं लौट आऊंगी। वो वापस चलते हुए उनके जानिब बढ़ी और एक कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गई। टांग पर टांग चढ़ाकर उसने यूं देखा जैसे वो यहाँ की मालिक हो। बुरहान गर्देसी का गला खौफ से सूख कर कांटा हो गया था। भाई की मौत के बाद बेटे की मौत का सदमा कैसा रहेगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर नाखूनों पर यूं फूंक मारी जैसे अभी ताज़ा नेल पेंट लगाया हो। ये धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। बुरहान के वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। क्या चाहती हो तुम? आखिरकार उनकी ज़बान से टूटे फूटे अल्फाज निकले। उन्होंने बेसाख्ता अपनी टाई की नोट ढीली की जैसे कोई उनका गला घोट रहा हो। बर्बादी, वो दिलकशी से मुस्कुराई। तुम्हारी बर्बादी, मगर सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ रईस औरंगजेब की भी। उसने एक जानिब गर्दन गिराकर जिस कदर सुकून और ठहराव से ये कहा था, वो पूरे लश्कर के सुकून को खाक में मिलाने के लिए काफ़ी था। मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं है, बुरहान ने इल्तिजा की। मनार के लहजे में बनावटी तासुफ था। हकीकत तो ये है कि गुनहगारों की जंग में बेगुनाह मारे जाते हैं। अब देख लो ना तुम्हारी भतीजी, तुम्हारे भाई की बेटी, उसका भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन सहना तो पड़ेगा। उसके लहजे में छुपी धमकी वहशतनाक थी। क्या चाहती हो? बुरहान गर्देसी ने अपना सवाल दोहराया। आवाज़ कांप रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं, वो आगे को झुकी। उसकी आंखों में शतरंज के खिलाड़ी जैसी चालाकी थी। अगर तुम अपने बेटे अरसल को जिंदा देखना चाहती हो तो फजर मराज, माफ़ी चाहती हूँ, फजर फुरकान गर्देसी से अपने ताल्लुकात ठीक करो, उसे अपने करीब लाओ और उसे रईस औरंगजेब के खिलाफ इस्तेमाल करो। ये उसकी पेशकश थी, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। वो ऐसा क्यों करेगी? बुरहान ने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। ये तुम्हारा काम है, उसने सुकून से जवाब दिया। चंद पल की खामोशी छा गई। फुरकान गर्देसी को फिल वक्त कुछ समझ न आया। रईस औरंगजेब उसकी पुष्ट पनाही करता है, वो उसे छोड़ चुका है, मन्नार ने इत्मीनान से कहा। तुम बस उसे अपने साथ मिलाओ, उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, उसे यकीन दिलाओ कि रईस औरंगजेब उसका दुश्मन है। वो मेरा यकीन नहीं करेगी, वो फजर को अच्छे से जान गए थे। ये मेरा मसला नहीं, मन्नार ने अपनी बात दोहराई। चंद पल की मजीद खामोशी छा गई, वहशतनाक खामोशी। मुझे क्या करना होगा? अगले सवाल पर मन्नार की आंखों की चमक बढ़ गई। वो अब उसे पूरा लाहिला अमल बता रही थी। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, लेकिन ठंडक बढ़ती जा रही थी। ये मौसम की ठंडक नहीं थी, यह मन्नार के वजूद से फूटती हुई सर्दी थी जो बुरहान गर्देसी की हड्डियों तक जमा रही थी। वो अपने सल्तनत के बादशाह थे, लेकिन आज एक मुर्दा औरत ने लौटकर उन्हें अपनी ही बाजी में शहमात दे दी थी। नवंबर की सर्दी शहर की रूह तक में उतर चुकी थी। शहर जो दिन में जिंदगी से भरपूर नजर आता था, रात के इस पहर एक पुरअसरार खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। कहर की एक हल्की सी तह ने शहर की ऊंची इमारतों को अपनी लपेट में ले रखा था और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की रोशनियां मध्यम सितारों की मानिंद टिमटिमा रही थी। उसी सियाह आसमान के सीने को चीरता हुआ एक सियाह रंग का प्राइवेट हेलीकॉप्टर अपनी पूरी ताकत से परवास कर रहा था। उसकी गूंजती हुई आवाज़ शहर के शोर में एक अनोखी वहशत और हुक्मरानी का तासुर दे रही थी। हेलीकॉप्टर के अंदर का माहौल बाहर की ठंडक के बरक्स पुरसकून मगर भारी था। रईस अपनी मखसूस नशिस्त पर बराजमान था। उसकी आंखें नीचे फैली हुई शहर पर मरकूज थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर उसकी खामोशी में एक तूफान कैद था। उसके बराबर में मुराद बैठा था, जिसकी नजरें कभी रईस के चेहरे पर जाती और कभी बाहर के मंजर। सिर्फ 15 मिनट सर, पायलट ने इंटरकॉम पर इतला दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने सुना ही ना हो। हेलीकॉप्टर अनारकली, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और फिर काले पानियों जैसे दरियाए रावी के ऊपर से गुजरा। मुराद ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। तुमने वाकई वली और फजर को निकाल दिया? क्यों? क्या वो इस वरासत के हकदार नहीं?
रईस की नज़रें बदसतूर नीचे थी, लेकिन आवाज़ में वही फौलादीपन। सल्तनत की विरासत रिश्तों से नहीं, काबिलियत से मिलती है। और फजर का क्या, उसका क्या कसूर है? तुम्हारा दिल उसे तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? वो शिकवा गुनाह था। कभी कभी इक़्तिदार इतना ऊंचा हो जाता है कि दिल की आवाज़ नीचे दब जाती है। मुराद, मुझे मेरा इक़्तिदार बहुत अजीज़ है। मुराद ने चंद लम्हे उसे देखा। वो मोहब्बत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए पैदा हुआ था। फिर उसे मोहब्बत क्यों हुई? तो क्या सिर्फ यही वजह है? वो सच्चाई जानना चाहता था। नहीं, तुम जानते हो मेरा दुश्मन। तो क्या इस बार दुश्मन तुमसे बड़ा है? उसने रईस की बात काटी। चेहरे पर उलझन थी। रईस की गर्दन आहिस्ता से मुराद की तरफ मुड़ी। निगाह में कोई जलन नहीं, बस एक खामोश आग थी। तुम्हें तस्दीक की ज़रूरत है मुराद। मेरा दुश्मन मुझसे शातिर हो सकता है, मुझसे बड़ा नहीं। सर लहजे में दिए गए जवाब पर गुफ्तगू दम तोड़ गई। अब वो दोनों नीचे देख रहे थे। कुछ देर बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। वैसे ये प्रोजेक्ट वाकई एक शाकार होगा। जब ये मुकम्मल होगा तो पूरा शहर इसे देखेगा। रईस ने अपनी नज़रें शीशे से हटाई बगैर एक ठहरी हुई आवाज़ में कहा, शहर नहीं, दुनिया देखेगी। उसकी आवाज़ में गुरूर नहीं, एक हकीकत का यकीन था। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर ने अपनी रफ्तार कम की और एक वसी और अरीज़ ज़ेर तामीर साइट के ऊपर मंडलाने लगा। नीचे सैकड़ों एकड़ फैली हुई ज़मीन पर कंक्रीट और स्टील के दो हकल ढांचे खड़े थे, जो रात की फील्ड लाइट्स में किसी कदीम तहजीब के खंडराट का मंजर पेश कर रहे थे। यह मंजर ताकत और वहशत का एक अजीब इम्तिजाज था। हेलीकॉप्टर मखसूस हेलीपैड पर उतरा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, नवंबर की एक बस्ता हवा ने उनका इस्तकबाल किया। हवा में मिट्टी और तामीराती सामान की मिली जुली महक थी। रईस बाहर निकला। उसका लंबा कोट हवा में लहरा रहा था। मुराद उसके पीछे पीछे था। वो दोनों खामोशी से उस देवहैकल ढांचे के करीब खड़े हो गए, जो मुस्तकबिल में उस सल्तनत का सबसे ऊंचा टावर बनने वाला था। मुराद ने इर्द गिर्द फैली तारीकी और सन्नाटे को देखते हुए कहा, मुखालिफिन कहते हैं कि ये रईस औरंगज़ेब का सबसे बड़ा जुआ है। वो रईस के जवाल की बातें करते हैं, इस प्रोजेक्ट के खात्मे के ख्वाब देखते हैं। मुराद की बात पर उसके लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने निगाहें उठाकर उस अधूरे टावर के सबसे ऊंचे सिरे को देखा, जैसे वो उसकी बुलंदी को अपनी आंखों से नाप रहा हो। उन्हें कौन बताए कि मेरा जवाल मेरे अलावा कोई नहीं लिख सकता। उसकी आवाज़ हवा के शोर में भी मुराद के कानों तक वाज़े पहुंची और मुराद को लगा जैसे ज़मीन थोड़ी हिल गई हो। फिर आगे बढ़कर एक स्टील के सतून पर हाथ रखा, जो बर्फ़ की तरह ठंडा था। ये सल्तनत मेरे गुरूर का अक्स नहीं, मेरी हड्डियों का ढांचा है। और हड्डियों को दफन तो किया जा सकता है, मगर जुटलाया नहीं जा सकता। उसका लहजा इतना पुरअज़्म और इतना हतमी था कि मुराद के पास मज़ीद कुछ कहने को नहीं बचा। काफ़ी देर वो वहाँ घूमते रहे, साइट का तजिया करते रहे। फिर मुराद खामोशी से अपने बादशाह के पीछे चल पड़ा, जो अब वापसी के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा था। वापसी का सफ़र खामोशी में गुजरा। रईस दोबारा अपनी नशिस्त पर अपनी आंखें बंद के बैठा था, मगर मुराद जानता था कि वो सो नहीं रहा, बल्कि अपनी आने वाली चालें तरतीब दे रहा था। आखिरकार हेलीकॉप्टर ने साइट को पीछे छोड़ा और एक ऐसी इमारत की तरफ बढ़ा जो खुद एक शहर की मानिंद थी। रईस हेडक्वार्टर्स। नीचे मीलों पर फैला हुआ वसीओ अरीज़ मैदान था, जिसके बीचों बीच संगमरमर से बना एक बहुत बड़ा हेलीपैड था, जिस पर तेज़ रोशनियों से अंग्रेज़ी हर्फ RA जगमगा रहा था। हेलीकॉप्टर ने इंतहाई महारत से उस निशान के ऐन ऊपर चक्कर काटा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। उसका उतरना किसी बादशाह की आमद का ऐलान लग रहा था, मंजम, ताकतवर और खौफ तारी कर देने वाला। जैसे ही हेलीकॉप्टर के पहिए ज़मीन से लगे और इंजन बंद हुआ, एक गहरी वहशतनाक खामोशी छा गई। मसला गार्ड्स की एक कतार पहले ही किसी हुक्म के बगैर पोजीशन ले चुकी थी। दरवाज़ा खुला। रईस ने कदम बाहर रखा। उसकी निगाहें सामने खड़ी किला नुमा इमारत पर थी। क्या तुम्हें अंजाम से डर नहीं लगता? मुराद उसके पीछे खड़ा था। वो रुका रहा, मगर पलटा नहीं। उसकी नज़रें सामने ही जमी रहीं। मैं अपनी दास्तान का मुसन्निफ़ हूँ मुराद, और अभी मैंने आखिरी बाब लिखना है, उसने ठहर कर कहा। उसकी निगाहें सामने इमारत पर बने ताज लोगों पर जमी थी। जिस दिन ये ताज गिरेगा, वो दिन सिर्फ मेरी मर्जी से तुलू होगा। उसके जवाब पर मुराद के कंधे मज़ीद चौड़े हो गए। उसे दुनिया में अगर किसी मर्द से इश्क था तो वो रईस औरंगज़ेब था। हेलीकॉप्टर वापस उड़ रहा था। वो दोनों अब भी वहीं खड़े थे। इससे पहले कोई कुछ बोलता, रईस का फ़ोन बज उठा। वही प्राइवेट नंबर। उसने गहरी सांस ली। मुराद ने आगे बढ़कर स्क्रीन देखी। वो दोनों समझ चुके थे कॉल करने वाली कौन थी, उसको क्या नाम दिया जाए।
द वुमेन, द मिथ, द बेडेस्ट बिच। आखिर कौन है ये? मुराद के मैदे में दर्द उठने लगा। रईस ने एक तौक़ुफ़ के बाद फ़ोन उठा लिया। आसमानों पर उड़ना छोड़ दे रईस साहब, ज़मीन पर रेंगने का वक्त आ चुका है। वही खनकती हुई आवाज़ उसके हवास मुअत्तल करने आती थी। रईस औरंगज़ेब का शुमार रेंगने वालों में नहीं होता, तुम्हें ये मान लेना चाहिए। वो दोनों चल पड़े। मुराद की तवज्जो फ़ोन की जानिब थी। तुम्हें रेंगता पूरा शहर देखेगा, तुम्हारा जवाल शुरू हो चुका है। ऐसी ऊंची इमारतें बनाना छोड़ दो। उसकी बात पर वो हंस दिया। और मेरा जवाल लिखेगा कौन? अचंभे से पूछा। मैं लिख रही हूँ और शहर देखेगा। उसके अगले जुमले रईस के लबों पर फिर से मुस्कुराहट उभरी। ये मेरा शहर है, इसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। मेरा जवाब लिखना है तो वो कलम ढूंढो जो मेरे लहू से न बहके। उसने कंधे चौड़े करके गर्दन पीछे गिराकर आसमान को देखा। उसके लहजे शर्मसार था। दुश्मन ही सही, मगर ये औरत उसमें एक नई एनर्जी भर देती थी, उसे जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। मुराद को उस पर शक हुआ। उसके अल्फाज रात की खामोशी में तहलील हो गए। वो लंबे लंबे कदम उठाता मुराद ने हमरा अपने सल्तनत के मरकज़, अपने हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गया और उसकी परछाई उसके पीछे ऐसे चल रही थी जैसे वो खुद एक जिंदा वजूद हो। हर ताज के साए में, हर दिल की धड़कन में और हर खौफ के पीछे, क्योंकि वो रईस था और रईस का इख्तिताम रईस के सिवा कोई नहीं लिख सकता। नवंबर की धूप शीशे की दीवारों वाले इस कॉन्फ्रेंस रूम को नरमी से रोशन कर रही थी, जहां फजर अपनी तख्लीकी टीम के साथ साथ जोड़े बैठी थी। मेज़ पर हर तरफ रंगीन कपड़ों की टुकड़े, स्केचेस और डिज़ाइन के नमूने बिखरे पड़े थे। जनवरी में लंदन का सफ़र उसका सर पर था। फिल्म की कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइनिंग का मौतबर मंसूबा उसका मुंतज़र था। ये ख्याल ही उसे एक नई तवानाई बख्श रहा था, मगर जाने से पहले उसे यहाँ के बहुत से प्रोजेक्ट निपटाने थे, बहुत सा काम करना था। उसने हाई वेस्ट जीन्स के साथ एक गर्म सलीके से तराशा हुआ क्रॉप टॉप पहन रखा था और बाल एक खूबसूरत जूड़े में कैद थे जो उसकी पेशवराना संजीदगी को जाहिर कर रहे थे। आवाज़ में एक ठहराव और एतमाद था जब वो अपनी टीम को हिदायत दे रही थी। हमें विंटर कलेक्शन में रिवायत और जिद्दत का इम्तिजाज लाना है, लेकिन रंगों को मध्यम नहीं होने देना। मुझे सर्दियों की शादी चाहिए, खिजा का मातम नहीं। टीम पूरी तवज्जो से उसे सुन रही थी, मगर उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कमरे की सारी तवानाई एक नुक्ते पर सिमट गई हो। कोई उसे देख रहा था। उसने गैर महसूस अंदाज में नजरें उठाई और शीशे की दीवार के पार राहदारी में देखा और फिर वक्त जैसे थम गया। वहाँ एक सतून से टेक लगाए, टांगों की कैंची बनाए वली खड़ा था। वो यहीं से गुजर रहा था, मगर फजर को देखकर वहीं रुक गया था। उसकी आंखों में न सवाल था न कोई शरारत, बस एक गहरी पुरसकून और पुरजोश दिलचस्पी, जैसे वो दुनिया की सबसे हसीन पेंटिंग देख रहा हो। फजर के अल्फाज उसके हलक में ही अटक गए। उसकी पेशानी पर हल्का सा पसीना उभरा और उसके गालों पर बिला वजह एक तपिश चढ़ने लगी थी। वो कंफ्यूज हो रही थी। उसके सामने बैठी टीम के चेहरे धुंधलाने लगे और वली का वजूद पूरी राहदारी पर हावी हो गया। उसकी नज़रों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसे लगा वो सबके सामने अपना तवाज़ुन खो देगी। खुद को संभालने की एक आखिरी कोशिश में उसने मेज़ पर रखा अपना फ़ोन उठाया। उसकी उंगलियां तेज़ी से स्क्रीन पर चली। चंद लम्हों बाद राहदारी में खड़े शख्स के फ़ोन पर स्क्रीन रोशन हुई और एक नोटिफिकेशन उभरा। उसने फ़ोन निकाला और पैगाम पढ़ा। मुझे ऐसे मत देखो, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। पैगाम पढ़ते ही उसके लबों पर एक बेसाख्ता दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। वो हंस दिया। ये कहकर नहीं था, बस एक हल्की सी गर्म हंसी थी जो सिर्फ उसके लिए थी। उसने एक आखिरी नज़र अंदर खड़ी फजर पर डाली, जिसका चेहरा अब भी सुर्ख था और वो नजरें झुकाए फ़ोन को घूर रही थी। यानी बस इतना ही? दी फजर मराज सिर्फ देखते ही ब्लश करने लगी थी। उसने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा, सर को हल्का सा नफ़ी में हिलाया और फिर मुड़कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। मंजर खाली हो गया, मगर उसकी पुरजोश नज़रों का एहसास फजर के इर्द गिर्द अभी भी मौजूद था। हॉस्पिटल की सर्द बेरहम रातों के बाद घर की शनासा खुशबू और अपनेपन का एहसास किसी नेमत से कम नहीं होता। कीमोथेरेपी ने रूही के जिस्म से तवानाई निचोड़ ली थी, मगर उसकी आंखों में जिंदगी की एक नई जिद उभर आई थी। वो लॉन्च के आरामदेह सोफे पर पुरशिकन से टेक लगाई बैठी थी। एक पतली सी शॉल उसके शानों पर पड़ी थी जो उसकी कमजोरी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लॉन्च में खानदान के सभी अफराद मौजूद थे। मिस्टर एंड मिसेस हुसैन, सफदर और सद्दाम। एक मसनूई सुकून
तारी था, जैसे हर कोई इस नागफ्ता बेहकीकत से डर रहा हो कि ये खुशी आरज़ी है। सभी उसके आराम का ख्याल कर रहे थे, हल्की फुल्की बातें करके माहौल को बोझल होने से बचा रहे थे। सफदर बार बार नजरें चुराकर उसे देखता। हॉस्पिटल वाली रात और जरका के अल्फाज अभी तक उसके सीने में कांच की तरह चुभ रहे थे। वो शर्मिंदा था, मुजरिम था और रूही से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी धीमी मगर साफ आवाज़ ने लॉन्च की खामोशी को तोड़ा। मैं चाहती हूँ कि सफदर भैया की शादी हो जाए। सब एकदम खामोश हो गए। सफदर ने चौंक कर उसे देखा। मिसिज हुसैन के हाथ में पकड़ी चाय की प्याली वहीं रुक गई। उसने अपनी नज़र सीधी सफदर पर गाड़ दी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से सफदर भैया और जरका भाभी की शादी देखूँ। सफदर, जो पहले ही एहसास जुर्म के बोझ तले दबा हुआ था, उसकी इस बात पर साकित रह गया। उसके हलक में अल्फाज जैसे जम गए। रूही ने एक गहरा सांस लिया, जैसे अगले अल्फाज कहने के लिए हिम्मत जमा कर रही हो। मैं नहीं जानती कि मैं ठीक होंगी या नहीं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बाहर इलाज के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आप दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रूही? सफदर की आवाज़ बमुश्किल निकली। ऐसी बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और रही शादी की बात, तो अभी उसका वक्त नहीं है। उसके लहजे में इनकार से ज़्यादा इल्तिजा थी। नहीं रूही, ये ठीक नहीं है। अब की बार मिसिज हुसैन बोली, अभी हमारी सारी तवज्जो तुम्हारी सेहत पर है। ये शादी ब्याह बाद में भी हो सकता है। उनकी आवाज़ में ममता की फिक्र थी। बाद में कब मामा? उसकी आवाज़ में पहली बार एक तलखी उभरी। क्या आप सबको यकीन है कि वो बाद आएगा? उस एक सवाल ने सबके सर झुका दिया। लॉन्च की फिजा बोझल हो गई। सबकी आंखें भीगने लगी। उसने अपनी नम आंखों से सबको देखा और फिर उसने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसकी आवाज़ अब भीख मांगने वाली मिन्नत से भरी हुई थी। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लें प्लीज़, मेरे लिए। क्या आप इतना भी नहीं करेंगे? ये लफ्ज़ नहीं, एक फ़ैसला था, एक ऐसी इल्तिजा जिसे रद्द करना नामुमकिन था। सफदर ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखें भीग चुकी थीं। मिस्टर हुसैन खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब इनकार का कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने अपना कमज़ोर हाथ सफदर की तरफ बढ़ाया। भैया प्लीज़। सफदर उसकी मिन्नतों के सामने हार गया। उसके अंदर का सारा इनकार, सारी मंतक अपनी बहन की टूटी हुई ख्वाहिश के सामने रेसा रेसा हो गई। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और एक शिकस्त खुर्दा सिपाही की तरह हाँ में सर हिला दिया। रूही के मुरझाए हुए चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। लॉन्च में एक गहरी बोझल खामोशी छा गई। उसी लम्हे सफदर के कोट की जेब में रखे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन की हल्की सी आवाज़ उभरी। उसने मैकेनिक के अंदाज में फ़ोन निकाला, जैसे दुनिया आफियाने से बेखबर हो। उसने स्क्रीन पर उभरने वाले पैगाम पर नज़र डाली और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग फक हो गया। उसके अंदर से जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। सिर्फ 2 सतरें थी, मगर वह किसी मौत के परवाने से कम न थी। ये पैगाम रईस औरंगज़ेब का था। जो जाल सालों पहले बिछाया गया था, उसे समेटने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सब ठीक है? उसकी अचानक बदलती रंगत देखकर मिसिज हुसैन ने परेशानी से पूछा। सफदर के हाथ कांपने लगे। ये वही दिन था, वही बुलावा था जिससे वो सालों से भाग रहा था, जिस जाल से निकलने के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। आज उसी जाल का शिकारी उसे वापस बुला रहा था। जी सब ठीक है। खुश गले को तर करते हुए उसने जवाब दिया। अलबत्ता फ़ोन पकड़े हुए उसकी उंगलियां की पोरवे सफ़ेद पड़ चुके थे। रईस का बुलावा था और उसे जाना था। उसने मेज़ पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में गटागट पी गया। फिर बिना किसी को देखे, बिना कुछ कहे, वो तेज़ कदमों से लॉन्च से बाहर निकल गया। पता नहीं आजकल कितना अजीब सा रहने लगा है, मिसिज हुसैन ने अपने शोहर की तरफ देखते हुए तशवीश से कहा। काम ज़्यादा है और अब ये अचानक शादी, ये बहुत बड़ा फैसला है। समीना, कुछ वक्त दो, ठीक हो जाएगा। मिस्टर हुसैन ने उन्हें हौसला दिया, जबकि वो असल हकीकत से बाखबर थे। सोफे पर बैठे रूही खुश थी। उसके लिए उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। वो सद्दाम की तरफ मुड़कर उसकी शादी की तैयारियों पर बात करने लगी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि जिस भाई की खुशी के लिए उसने ये सब किया था, वो अभी अभी अपनी ज़िंदगी के सबसे खतरनाक जाल की तरफ कदम बढ़ा चुका था। रईस हेड ऑफिस की इमारत बाहर से जितनी पुरशिकवा और नाकाबिले तस्खीर नजर आती थी, अंदर से इतनी ही सर्द और बेरहम थी। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल किसी मकबरे की तरह खामोश और भारी था।
शीशे और क्रोम से बनी मीलों लंबी मेज किसी यकबस्तर झील की मानिंद फैली हुई थी, जिसकी चमकदार सतह पर छत की मध्यम रोशनियों का अक्स कांप रहा था। मेज के एक सिरे पर सरबराही कुर्सी पर रईस विराजमान था। उसका वजूद इस वसी कमरे की हर शे पर हावी था। इसके सामने एक फाइल खुली रखी थी, मगर उसकी नजरें दरवाजे पर मरकूज थीं। तभी दरवाज़ा खुला और सफदर शिकस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर कई दिनों की थकन और गहरी मायूसी थी। उसकी आंखों से जैसे जिंदगी की सारी रमक निचोड़ ली गई थी। वो एक हारा हुआ खिलाड़ी था जो अपने शिकारी के सामने पेश हो रहा था। आए सफदर साहब, आपका ही इंतज़ार किया जा रहा था। रईस की आवाज़ पुरसकून थी, मगर उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो सीधी हड्डियों में उतर जाए। उसने हाथ से लंबी मेज की दूसरी वीरान सिरे की जानिब इशारा किया, उसे बैठने के लिए कहा। दोनों के दरमियान का फासला हाकिम और महकूम की तफरीक को वाज़ेह कर रहा था। सफदर बिना कुछ कहे लकड़ी की बेजान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसने एक बार भी रईस से नजरें नहीं मिलाई थी। वैसे मनार फैशंस तुम्हारी क़यादत में काफ़ी तरक्की कर गया है, उसने फाइल की वर्क पलटते हुए सरसरी अंदाज में कहा, जैसे वो मौसम का हाल बता रहा हो। सफदर खामोश रहा। उसके दिल की धड़कन इतनी सुस्त रवि से चल रही थी जैसे वो किसी भी लम्हे रुक जाएगी। रईस के तासुरात हर सफ़े के साथ बदल रहे थे, कभी दिलचस्पी, कभी इत्मीनान और कभी एक अजीब सी मिल्कियत का एहसास। फिर उसने एक झटके से फाइल बंद कर दी। उसकी गूंज खाली कमरे में फैली और सफदर के एतबार पर हथौड़े की तरह लगी। रईस ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर फाइल पर जमा दी और अपनी गहरी सियाह आंखें मेज के दूसरे कोने पर बैठे सफदर की आंखों में गाड़ दी। मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए। उस एक जुमले ने सफदर की बची कुची जान भी निकाल दी। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। कॉन्फ्रेंस रूम का मंजर धुंधला गया और तस्वुर के पर्दे पर माजी की फिल्म चलने लगी। 3 साल से ज़ायद अरसा कबल हुसैन विला। उस रोज़ रईस उनके घर मधु था। सफदर लॉन्च के एक कोने में खड़ा फ़ोन पर फजर से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक नई उम्मीद और जोश था। यह वही दिन था जब फजर ने उसे पार्टनरशिप ऑफ़र की थी। डैड मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते, वो उसे बता रहा था। रईस जो करीब ही बैठा मिस्टर हुसैन से गुफ्तगू कर रहा था, उसकी गुफ्तगू सुनकर मुतवस्सा हुआ। उसने सफदर की चंद आखिरी बातें सुनी थी और फिर खाने की मेज़ पर दानिस्ता बात छेड़ी। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है ना? आगे क्या इरादा है? उसने सफदर से पूछा। फिर जैसे कुछ याद आया, वो लड़की फजर मराज, वो तुम्हारी प्रोजेक्ट पार्टनर थी, है ना? वो काफ़ी तरक्की कर गई है। जी। सफदर उसके इतना जानने पर हैरान था, गोके वो पेरिस फैशन शो का स्पॉन्सर रह चुका था। मगर हर डिज़ाइनर थोड़ी याद रखता होगा। सुना है लक्ष्य छोड़ दिया है उसने। उसका अगला सवाल एक बम की तरह गिरा। सफदर बेहोश होते होते बचा। जी, वो थोड़ी खपती है, कहती है अपनी कंपनी खोलेगी, अपना ब्रांड बनाएगी। उसकी बात पर रईस ने अस्पात में सर हिलाया, जैसे वो पहले से ही सब जानता हो। और क्या जानते हो उसके बारे में? फजर में उसकी इस कदर गहरी दिलचस्पी। बाकी सब भी हैरान थे, मगर सफदर जवाब देने लगा। वो ज़हीन है, ज़िद्दी है और पीछे नहीं हटती। जो कहती है वो करके दिखाती है। फैमिली के बारे में क्या जानते हो? आम सा लहजा। फैमिली में बस उसकी वालिदा हैं, वालिद की डेथ हो गई है और हस्बैंड की भी। हस्बैंड का लफ्ज़ सुनकर रईस को इच्छू लगा। मिसेस हुसैन ने फ़ौरन पानी का गिलास आगे बढ़ाया। उसने कम उम्र में काफ़ी कुछ देख लिया है, इसलिए थोड़ी तल्ख है। सफदर ने मज़ीद इजाफा किया। शादी कब हुई थी? तुम उसके शोहर से मिले थे? रईस के सवालात किसी तफ्तीशी ऑफिसर की तरह थे। उस पर सफदर कंफ्यूज हो गया। उसने कभी मिलवाया नहीं, कहती थी वो इंगेज्ड है, मगर मैंने उसके मंगेतर को कभी नहीं देखा, नाम तक नहीं जानता। फिर जिस दिन उसके वालिद का इंतकाल हुआ, उसी दिन उसका निकाह हुआ। किससे हुआ ये भी बस वही जानती है, मतलब मुझे नहीं बताया। और हाल ही में जब मैंने पूछा कि वो अपने शोहर के पास क्यों नहीं जाती, तब उसने बताया कि वो मर चुका है। रईस हर लफ्ज़ सुनकर अपने जहन में ताने बाने जोड़ रहा था। उसे यही लगा था कि फजर झूठ बोल रही थी, मगर वो खामोश रहा। अरूजा ने पूरी तफ्तीश की थी, उसका तो कोई अफेयर भी नहीं था। तो वो अब तुम्हें बिजनेस की ऑफ़र दे रही है? जी, वो चाहती है हम मिलकर फैशन कंपनी शुरू करें। उसके पास ज़मीन और प्लान सब तैयार है। खाने के बाद रईस ने मिस्टर हुसैन और सफदर के साथ अलग मीटिंग की। मिस्टर हुसैन ने एक बड़े रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का लालच देकर ही रईस को बुलाया था।
रईस ने शर्त रखी थी कि वो ये पूरा प्रोजेक्ट मिस्टर हुसैन को दे देगा, मगर बदले में उसे कुछ चाहिए। और तब उसने अपना जाल बिछाया। मनार फैशंस में सफदर की पार्टनरशिप दरहकीकत रईस की थी। उनका मायदा हुआ था कि सफदर सिर्फ एक चेहरा होगा, असल मालिक रईस ही होगा, और वक्त आने पर सफदर को ये शेयर्स चुपचाप रईस के हवाले करना होगा। और आज वो वक्त आ चुका था। माजी का पर्दा हटा और कॉन्फ्रेंस रूम का यकबस्ता मंजर दोबारा वाज़ेह हुआ। मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए। रईस ने उसकी तवील खामोशी पर अपनी बात दोहराई। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा सख्त थी। मनार फैशंस मुझे बहुत अजीज़ है, उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा। फजर, वो मुझ पर भरोसा करती है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये तुम्हें 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त सोचना चाहिए था। रईस का जवाब सपाट था। उसने होंठ बींच लिए। वो तब ये नहीं जानता था, मगर अपने बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाने और उनके इसरार पर उसे ये जहर पीना पड़ा था। पिछले 3 सालों से वो इसी गिल्ट में जल रहा था। उसने जानबूझकर फजर से फासला बढ़ाया, उससे तल्ख कलामी की, ताकि जब ये सच सामने आए तो उसे कम से कम दुख हो। मगर अब वो ये नहीं कर सकता था, वो ये नहीं करना चाहता था। मेरे लिए ये अब बहुत मुश्किल है। उसके जवाब पर रईस के जबड़े बिछ गए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। वो जानता था ये खतरनाक था, मगर फिर भी क्या हम कोई और रास्ता नहीं निकाल सकते हैं? उसने एक आखिरी उम्मीद भरी नज़रों से रईस को देखा, जिसने 3 साल पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि फजर से उसकी दुश्मनी पुरानी है। मैं अपना हक नहीं छोड़ता। सफदर बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ उसका खानदान, उसके बाप का कारोबार, और दूसरी तरफ फजर का भरोसा और मनार फैशंस था, जहां उसने मेहनत की थी। कितनी रातें वो भूल जाता था कि ये उसका नहीं था। ये हकीकत थी कि रईस की पुश्त पनाही में ही मनार इतनी तेज़ी से फूला था। मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसने बमुश्किल कहा। ठीक है। रईस ने कुर्सी से टेक लगाते हुए इजाज़त दी। उसकी आंखों में एक फातिहाना सुकून था। सफदर उठकर खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। जैसे ही वो मुड़ने लगा, रईस की आवाज़ ने उसे वहीं जकड़ लिया। लेकिन याद रहे, मैं धोखा देने वालों को मौत देता हूँ। ये एक वाज़ेह धमकी थी, एक नाकाबिले तरदीद हकीकत। सफदर का पूरा वजूद सुन हो गया। वो बिना कुछ कहे, बिना पलटे कमरे से बाहर निकल गया, जैसे एक जिंदा लाश अपनी कब्र की तरफ जा रहा हो। सर्दियों की दोपहर, जैसे किसी मुसव्विर ने मौसम की नरम छाँव से सजा दी हो। इमारत की बुलंदो बाला शीशे धूप की रोशनी में झलक रहे थे, और अंदर लॉबी में दाखिल होते ही फलक ने गर्दन उठाकर छत की जानिब देखा। लॉबी की छत कोसों के जर की तरह खमदार थी, और नीचे मार्बल की सुनहरी सफ़ेद टाइल्स, जिन पर उसके कदमों की चाप नरम गूंज पैदा कर रही थी। उसके साथ फ़ख्र आलमगीर था, मगर उसे लगा जैसे ये लम्हा, ये फ़िज़ा जैसे सिर्फ उसके लिए तख्लील की गई हो। वज़ाहत आलमगीर की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। तरन्नुम बेगम के वहाँ जाने से वो संभल गए थे, और इसीलिए फलक फजर के साथ वापस लाहौर आ गई थी। उसकी दुनिया यही थी। वो शहद रंग घुंघराले बाल फोल्ड किए, गर्दन के गिर्द खाकी स्कार्फ लपेटे, क्रीम रंग की ऊन की सूट पर हल्का सा सुरमई स्वेटर पहने, बिल्कुल एक वक़ार से सजी गुड़िया जैसी लग रही थी। मगर उसकी आंखों में वो संजीदगी और गहराई थी जो किसी आम लड़की में ना होती। एक मुसन्निफ़ा जो अब एक कहानी से बढ़कर एक घर को जोड़ने निकली थी। लिफ्ट के शीशे में वो खुद को देखते हुए उसने आहिस्ता से स्कार्फ दुरुस्त किया। बिल्कुल उसी वक्त लिफ्ट के दरवाजे खुले, और उसके सामने रईस ज्वेलर्स का क्रिएटिव फ्लोर था। वो जगह जहाँ तारीख रकम की जाती थी, सोने और कीमती पत्थरों की नहीं, ख्यालात और जज्बात की। एक बेज़बी शीशे के कमरे में मेज़ के गिर्द 7 अफराद बैठे थे। जदीद तकाज़ों से हम आहंग नफासत से सजे हुए उस दफ्तर में हर चीज़ अपना मतलब रखती थी। दीवार पर डार्क स्टार्स का सिया चमकता हुआ लोगो, मेज़ पर फाइलों के साथ रखी चंद जवाहरात के खाके, और उनके बीच फलक के लिए मखसूस कुर्सी। खुश आमदीद मिस फलक आलमगीर, हम्माद खान ने मुस्कुरा कर कहा। यह है हमारी ड्रीम टीम, और अब इस टीम की कहानी आपके हाथों में है। उसने सबका पुरवकार अंदाज में शुक्रिया अदा किया। जब टीम ने अपने इब्तिदाई आइडियाज़ और डिज़ाइन के नमूने दिखाने शुरू किए, उसने हर खाके गहराई से देखा। वो एक एक किरदार को महसूस कर रही थी, जैसे ज़ेवरात नहीं, कहानियाँ उसके सामने बिखरी हुई हों। ये जो डिज़ाइन है, फलक ने एक खाके की तरफ इशारा किया, इसमें दर्द का अंसर है, मगर निजात का रास्ता भी। हमें ये दिखाना है कि कहानी अंधेरे में है, मगर इसके किनारे पर रोशनी भी मौजूद है।
टीम में एक सन्नाटा सा छा गया, जैसे वो सब एक लम्हे को उन जेवरात को जीते हुए देखने लगे हों। उनकी ये मीटिंग कई घंटे चली और शानदार रही। वो बहुत पुरजोश थी। मीटिंग के इख्तिताम पर हम्माद ने कहा, मिस फलक, रईस साहब आपसे खुद मिलना चाहते हैं, अगर आपको वक्त हो। फलक ने सर हिलाया। रईस का दफ्तर इमारत की आखिरी मंजिल पर था, मगर उसकी मीटिंग इसी फ्लोर पर थी। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई तो रईस खिड़की की तरफ पुष्ट के खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ नरम मगर वाज़ेह थी। रईस पलटा। गहरी नीले सूट में, चेहरा मामूल से ज़्यादा थका हुआ, मगर आंखों में वही गहरी छानबीन। मीटिंग कैसी रही? क्या तुम ये कर लोगी? बिना किसी अलेक्स लेक के उसने संजीदा लहजे में पूछा। मीटिंग अच्छी रही, प्रोजेक्ट गैर मामूली है और जिम्मेदारी भी, उसने नरम लहजे में जवाब दिया। हम सिर्फ गैर मामूली चीज़ों पर ही काम करते हैं, रईस ने मुख्तसर मुस्कुराहट से जवाब दिया। चंद लम्हों की खामोशी रही। फलक को समझ न आया क्या कहे। फिर उसने फाइल खोली। ये मरकज़ी कतारें हैं कहानी की। आपको मुकम्मल आज़ादी होगी तख्लीक की, मगर हमारी थीम यही है। फलक ने फाइल ली, सर हिलाया। रईस का अंदाज मुकम्मल तौर पर पेशवराना था। कोई ज़ाती सवाल, कोई पुरानी गुफ्तगू, कुछ नहीं। जैसे वो जानता ही ना हो, जैसे वो उसकी कज़न, उसकी साबका मंगेतर ना हो, जैसे वो उसकी वजह से मौत के मुँह से जाते जाते ना बची हो। फलक ने उसे गौर से देखा। वही रईस था, मगर जैसे रोशनी की परतें छन चुकी थी। चेहरे की जाज़बियत में कुछ कमी थी, जैसे किसी ने अंदर से चिराग गुल कर दिया हो। वली और फजर दोनों उसकी ज़िंदगी से निकल चुके थे, मगर उसके अंदर जो खला था वो सब कुछ कह रहा था। वो उसे देखते हुए सोच रही थी, मैं ये घर टूटने नहीं दूंगी, मैं उन्हें वापस ले आऊँगी। इसलिए तो वो यहाँ आई थी, इसलिए तो उसने सब को मनाया था। अम्मा को, बशारत और फ़खर को, अब्बासाई को, जो रईस के नाम से ही दूर भागते थे। मगर वो जानती थी ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये कहानी का वो बाब था जो सिर्फ जेवरात पर ख़त्म नहीं होगा। ये एक ख़ानदान के बिखरते रिश्तों को जोड़ने का सफ़र था। हम दोबारा राब्ते में होंगे, रईस ने आखिर में कहा। हम होंगे ज़रूर। वो मुस्कुराई, फिर आहिस्ता से मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी पुश्त पर रईस ने एक लम्हे को निगाह डाली, जैसे कोई पुराना ख्वाब धुंध में छुप गया हो। फिर उसने सर झटक कर तवज्जो हटा ली। बाकी दो तो उसकी ज़िंदगी से निकल चुके थे, अब इसको कैसे निकाला जाता? कमरे की खिड़की के पर्दे हल्की हवा में जंबिश कर रहे थे। बाहर आसमान पर धुंध की हल्की सी तह थी और दूर किसी मस्जिद से अज़ान की आवाज़ मध्यम से सुनाई देने लगी थी। वो अपने कमरे में नरम सुनहरी रोशनी में बैठी थी। उसके सामने मेज़ पर रईस ज्वेलर्स की दी हुई फाइल्स खुली हुई थी, मगर उन पर निगाह ठहरती ही नहीं थी। आज का दिन अजीब भारी था, जैसे बहुत कुछ कहा भी और बहुत कुछ रह भी गया हो। उसने फ़ोन उठाया, एक एक नंबर तलाश किया। थोड़ी देर तक रिंग बजती रही। फिर दूसरी जानिब से किसी ने आहिस्ता से फ़ोन उठाया। हेलो, दूसरी जानिब से कहा गया। हेलो फजर। फलक की आवाज़ में वो नरमी थी जो सिर्फ बहनों में होती है, और वो थकन जो किसी दिल से बात छुपाते छुपाते आ जाती है। फलक कैसी हो? दूसरी जानिब से हैरत और खुशी की मिलीजुली आहट आई। तुम लाहौर वापस कब आ रही हो? क्या वो उसे याद कर रही थी? फलक हल्का सा मुस्कुराई। आ गई हूँ, आज रईस हेड ऑफिस गई थी। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फजर ने कुछ नहीं कहा, जैसे सांस रोक कर इंतज़ार कर रही हो। उसने आहिस्ता से कहना शुरू किया, वो बिल्कुल वैसा ही है, मगर कुछ बदल गया है। पहले से ज़्यादा सर्द, खामोश, जैसे अंदर से सब कुछ सूख गया हो। तुम दोनों के जाने के बाद जैसे कुछ भी बाकी नहीं रहा हो। वो सिर्फ काम की बात करता है, कोई सवाल नहीं, कोई वजाहत नहीं। मैं जानती हूँ जब हम अपने प्यारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं तो कैसा महसूस होता है। मुझे मालूम है उसने किसी वजह से खुद को दूर कर लिया है, लेकिन वो शख्स जो रह गया है वो रईस नहीं है। वो सिर्फ एक खाली मुजस्मा है जिसे अपने हाथों से तराश कर किसी ने अंदर से खोखला कर दिया है। मुसन्निफ़ा का मशाहिदा गहरा था। यूँ भी उसे तरन्नुम बेगम ने काफ़ी कुछ बता दिया था। मनार का धोखा देना, फजर और मनार का हम शक्ल होना, रईस की फजर से नफरत की एक वजह ये भी थी। तो तुम वहाँ क्या कर रही हो फलक? मैं वो सब ठीक करने आई हूँ जो टूट गया है, उसे जोड़ने। मैं तुम दोनों को वापस लाऊंगी। मैं रईस को वो घर वापस दूंगी जिससे उसने खुद को काट दिया है। उसने मेज़ पर रखी फाइल बंद की, जैसे फैसला मुकम्मल हो चुका हो। तुम जानती हो, मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए कबूल नहीं किया कि ये मेरी कहानी है, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारी कहानी है, वली की, रईस की। ये हमारी कहानी है। मैं इसे एक अंजाम दूंगी, ऐसा अंजाम
जो सजा नहीं शिफा होगा। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर फजर की आवाज़ उभरी, मध्यम कांपती हुई। रईस, वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो अपने असूलों के पक्के हैं। फलक ने आसमान की तरफ देखा जहाँ हल्की सी रोशनी छन रही थी। वो आएगा, मैं वादा करती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस दूंगी। और उस रात पहली बार फलक आलमगीर ने एक कहानी सिर्फ कागज़ पर नहीं, दिल में लिखनी शुरू की थी, जिसका इख्तिताम ज़िंदगी था और आगाज़ मोहब्बत। उसने ठान लिया था वो अपना घर जोड़ कर रहेगी। धूप शीशे से छनकर मेज़ पर पड़ रही थी और कॉफ़ी के भाप उठते कपों के बीच दो चेहरे बैठे थे, एक वली, दूसरी रोबोट, इंसानों से ज़्यादा इंसान, अरूज़ा। वो खामोशी से उसे देख रही थी, जैसे उसकी आंखों के अंदर कोई कोड ढूंढ रही हो जो आज तक उसने समझा ना हो। वो उससे नफरत करना चाहती थी, उसे फ़ौरन शूट कर देना चाहती थी, मगर वो ये नहीं कर पा रही थी। वली ने ना कोई सफाई दी थी, ना माफ़ी मांगी थी। उसे ये मिशन अजीज़ था। मेरी बात समझने की कोशिश करें, हमें ये मिशन साथ में पूरा करना होगा। अरूज़ा की आंखों में एक साथ नीला नूर झलका। उसकी आवाज़ में अब मशीनी नरमी नहीं, एक औरत का कड़वा सच बोल रहा था। तुमने धोखा दिया इसकार। वो चौंका मगर खामोश रहा। अरूज़ा ने सांस ली, एक मसनूई मगर दर्द से भरी सांस। मैं तुम पर एतमाद करने लगी थी। मैंने खुद को तुम्हारे साथ जोड़ा, तुम्हारी सोचों से, तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारे जख्मों से, और तुमने मुझे अंधेरे में रखा। मैंने धोखा नहीं दिया, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। मैंने बस वक्त का इंतज़ार किया। वक्त का या हिम्मत का? तुमने अपनी और फजर की शादी छुपाई। क्या तुम नहीं जानते थे मैं तुम्हें एक जज्बे के साथ देखती थी? क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ? अरूज़ा की आवाज़ एक खराश की तरह निकली। वली ने तासुब से आंखें बंद की। पता नहीं लड़कियों को उसका गुरेज समझ क्यों नहीं आता था। एडनबरा में जेनी रॉबर्ट और यहाँ अरूज़ा जमाल, मगर वो अपने दिल का क्या करता जिसने फजर के अलावा कभी किसी की ख्वाहिश नहीं की थी। कुछ लम्हों तक वो खामोश रहा। मैं जानता हूँ, मगर तुम मेरे लिए सिर्फ एक रोबोट नहीं हो अरूज़ा, तुम इस जंग का एक अहम हिस्सा हो। तुम बिग बी का हथियार हो। वो तल्खी से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें तस्लील छुपी हुई थी। हथियार? मैं हथियार नहीं हूँ, मैं एहसास रखती हूँ। मैंने सीखा है, महसूस किया है, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी तौहीन की है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर हमें ज़ाती जज्बात से ऊपर उठना होगा। ये मिशन सिर्फ एक मुहिम नहीं, ये हमारे अपनों का दिमाग है। ये मेरा मामला है और मैं इसे खुद देख सकती हूँ, तुम दूर रहो। उसकी बात सुनकर वली ने गहरी सांस ली। उसके लहजे में अब खालिस थकन और सच्चाई थी। तुम अब सिर्फ एक रोबोट नहीं हो। तुम्हारी ये बात, तुम्हारा ये गुस्सा, ये सब इस बात का सबूत है कि तुम मुकम्मल हो चुकी हो। लेकिन इसी मुकम्मल होने के बाद तुम्हें सीखना होगा कि किसी के छुपाए गए सच का मतलब हमेशा धोखा नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ टूटने से डरते हैं, वो रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। मैंने इसलिए छुपाया। अरूज़ा ने कुछ देर उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं टूट चुकी हूँ और टूटी हुई कोई भी चीज़ जंग में खतरा बन जाती है। ये कहकर वह उठ खड़ी हुई। उसकी पुश्त वली की जानिब थी, मगर उसके कदमों में एक अलग सा वजन था। न औरत का, न रोबोट का, बल्कि एक ऐसे वजूद का जिसने अपना दिल खुद तख्लीक किया था और फिर खुद ही टूटते देखा। वली ने बैठे बैठे कॉफ़ी का खाली कप देखा और ज़ेरे लब बस इतना कहा, मुझे तुम पर आज भी भरोसा है रोबोट। मगर वो सुनने के लिए रुकी नहीं और कॉफ़ी शॉप के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने जो आखिरी बात कही वो गूंजती रही। मैं खुद को दोबारा जोड़ने आई थी, मगर तुमने मेरे पुर्जे ही बदल दिए इसकार। अब जो मैं हूँ वो शायद तुम्हारी जंग के काबिल न हो। वो जा चुकी थी, वो अकेला बैठा रह गया था। आखिर क्यों उसका होना ही लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर देता था? क्यों था वो इतनी बड़ी क्योस, और कब तक? दिन की किरणें बेडरूम में रेशमी पर्दों से छनकर आ रही थी। उसने नींद से बेदार होकर कमरे में चारों तरफ देखा। बिस्तर के साइड टेबल पर पानी का ग्लास खाली था और फ़ोन की स्क्रीन रोशन हो चुकी थी। वो बिस्तर से उठी और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जैसे जैसे उसके कदम वली के कमरे की तरफ बढ़े, उसका दिल धड़कने लगा। जब उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो कमरा खाली था। कमरे में मौजूद बेड भी खाली था। वो हैरान रह गई। वो सुबह सुबह कहाँ जा सकता था? यही सोचते हुए जीने उतरने ही लगी थी जब उसके कानों में किचन से खटपट की आवाज़ें पड़ी। वो मज़ीद हैरान हुई। बानो तो छुट्टी पर थी, फिर किचन में कौन था? वो नाश्ता बनाने के इरादे से किचन की तरफ बढ़ी और फिर वो साकित रह गई। वहाँ वो था, एक खूबसूरत किचन एप्रन पहने। वो किचन का काउंटर पर खड़ा मसरूफ़ था। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए बाजू सीने पर बांधे और किचन के दरवाजे से टेक लगा दी। गुड मॉर्निंग।
क्या बन रहा है? तजस्सुस से पूछा। दाल, संजीदगी से जवाब दिया गया। उसके एक लफ्ज़ी जवाब पर वो बिदक गई। दाल? नाश्ते में दाल कौन खाता है? सब खा लेते हैं, पुरसुकून लहजा, मगर मैं नहीं खाती। वो पलटा नहीं, बस यूं ही चाय के सामने खड़ा रहा। तुम खाओगी? मैं मनार फैशंस की मालकिन, दाल खाती अच्छी लगूंगी? मैं नहीं खाऊंगी। मालकिन भी खाएगी और मालकिन का शौहर भी। इस बार वो पलटा। उसने मेज़ की जानिब इशारा किया जिस पर नाश्ते का सामान रखा था। शौहर खा ले, पर मैं नहीं खाऊंगी। इससे पहले वो वहाँ से भागती, वो उसे सरहद से आगे बढ़कर उसे पकड़ चुका था। होठों पर एक मुस्कुराहट थी जो बड़ी मुश्किल से दबाई रखी थी। टेस्ट तो करके देखो, अच्छी बनी है। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। अम्मा ने घर में दाल रखी ही क्यों? वो खुद को छुड़ा रही थी, मगर वो उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। फिर उसे पकड़कर टेबल तक लाया और उसकी नाना करती जुबान पर ब्रेक लगा। वहाँ दाल कहीं नज़र नहीं आई। उसकी जगह ऑमलेट, टोस्ट और दीगर अशिया मौजूद थे। उसने खफगी से वली को देखा, जिसने कंधे उचका दिए, यानी वो उसे तंग कर रहा था। फजर ने गहरी सांस ली। सारे लवाजमात चेक करने के बाद वो गोया हुई। वैसे मैं हेल्प कर देती, अकेले क्यों बनाया नाश्ता? बेगम साहिबा, नाश्ता मैंने बनाया है, डिनर तुम बनाओगी। मुझे कोई जन मुरीद ना समझो। उसकी इस नई इतला पर वो सुर्ख हुई और साथ खामोश भी। जब वो चाय लेकर आया तो उसने दानिस्ता पूछा, मैं अकेले बनाऊंगी डिनर? ऑफ कोर्स। मैंने तुमसे नाश्ते में हेल्प मांगी नहीं ना? अपने हिस्से का काम खुद करना चाहिए। उसके इस ऐलान पर वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। नाश्ता शुरू किया गया। एक लंबी खामोशी के बाद चाय का कप लबों से लगाते हुए उसने आंखें उठाई तो वो धीरे से बोला, एक बात पूछूं? इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल बहुत ज़्यादा नोयत के होते हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हें बुरा महसूस हो। वो मोहतात था। मुझे तुम्हारा कोई भी सवाल बुरा नहीं लगेगा। चाय का कप मेज़ पर वापस रखते हुए धीरे से कहा, बिलाशुबा चाय अच्छी बनी थी। चंद पल की खामोशी छा गई। वो जैसे बोलने के लिए पोतोल रहा था। कत्थई आंखों में सोच की परछाइयाँ थीं। फिर गोया हुआ, मैंने तुम्हें नमाज की पाबंदी करते हुए नहीं देखा। वजह क्या है? ये सवाल सुनते ही फजर के चेहरे का रंग पल भर में फीका पड़ा। एक साया सा आकर गुजर गया। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए, फिर उसके होठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट आई, जैसे कोई ऐसा किस्सा सुनाने वाली हो जो उसके दिल के किसी खुफिया गोशे में छिपा हुआ हो। वो ज़रा सा आगे झुकी, अपने हाथों को आराम से मेज़ पर रखा, क्योंकि वो मुनासिब अल्फाज ढूंढ रही थी। मुझे लगता है अगर मैंने नमाज की पाबंदी कर ली ना तो मैं बाकी नहीं रहूँगी। मैंने बचपन से पढ़ा है, सुना है, जाना है कि नमाज बुराइयों को मिटा देती है। मेरी मक्कारी, मेरी अफरियत, मेरा झूठ, मेरा कहर सब मिट जाएगा और फिर मैं राज कैसे करूँगी? हैज़ल आंखों में उलझन थी, सवाल थे। वो संजीदगी से वली को देख रही थी जो गहरी भावें सुकेड़े उसके मंतक को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम जानते हो, इस ज़माने में तख्त पर वही बैठता है जो सच को झूठ का लिबास पहना दे, जो रोते दिलों को हंसाकर भी खून पी जाए, जो दुश्मन को माफ़ ना करे और दोस्त को कंधे पर बैठाकर वक्त पर धक्का दे दे। ये सब मेरी ढाल है वली, ये सब मेरा ईंधन है। अगर मैं सजदे में गिर गई तो तख्त से भी गिर जाऊंगी। वो बात के आखिर में खौफजदा हो गई थी। वली ने गौर से उसकी बात सुनी। उसकी सांस गहरी हो गई। वो अपना टोस्ट छोड़कर चंद लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे आज पहली बार उसकी रूह को नए सिरे से पहचान रहा हो। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे तुम में आज तक कुछ गलत नहीं लगा। तुमने जो भी किया उसमें धोखा नहीं था, सिर्फ हिफाजत थी। तुमने लोगों को निकाला मगर इदारा बचाया। तुम्हारा कहर, तुम्हारी तेज़ जुबान, तुम्हारी बेरहमी, ये सब राज के लिए नहीं, सच के लिए थी। तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मक्कार नहीं, और मैंने तुम्हारी लबों से कभी झूठ नहीं सुना। तुम वो औरत हो जो जहर भी देती है तो दवा की नीयत से। फजर के पलके लर्जे, मगर वो कुछ नहीं बोली। उसके कंधे में एक हल्की सी एलर्जी हुई जिसे वो महसूस कर सकता था। वली की आवाज़ धीमी मगर गहरी होती गई, जैसे वो फजर के दिल की हर पर्दा खोल रहा हो। और हाँ, राज के लिए, हुकूमत के लिए नेकी छोड़नी नहीं पड़ती। वो उसकी आंखों में देख रहा था। आवाज़ में एक गहरा और पुरसकून ताकत थी। राज सिर्फ जुल्म से नहीं होता। इस्लामी तारीख की वो औरतें जिन्हें हम उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उन्होंने मर्दों के दिलों पर, कौमों के फैसलों पर राज किया।
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कारवानों को चलाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म का दरवाज़ा खोला। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खामोशी से पूरी उम्मत को झुका दिया। उन्होंने अपनी इबादतें नहीं छोड़ी मगर सल्तनतों के नक्श बदल दिए। उसकी आवाज़ मज़ीद गहरी हो गई। उन्होंने तख्त नहीं मांगा, खुद तख्त बन गई। उनके राज के लिए धोखा या फरेब की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें भी नहीं है। तुम जो कर रही हो वो बेहतरीन है। हाँ, मैं जानता हूँ इबादतें ज़ाती होती हैं, लेकिन सिर्फ ये सोचते हुए उन्हें छोड़ देना ज़्यादती है। वो सफ़ेद चेहरा लिए उसे देखती रही, आंखों में हैरानी सी थी। और ज़मीन वालों का क्या जो मुझे गिराना चाहते हैं? वो उसके सवाल पर धीरे से हंस दिया। फिर उसने फजल के चेहरे पर झूलती बालों की उस एक लट को उंगली से उसके कान के पीछे किया। बेगम, आप अपना तख्त आसमान पर बिछाएं, ज़मीन वालों को मैं देख लूँगा। गुज़िश्ता चंद महीनों में वक्त के मरहम ने रज़ब रज़ा के गोदाम की अज़ियत नाक दास्तान पर गर्द की एक तह छोड़ दी थी। फलक के लिए वो वाक़या एक भयानक ख्वाब की तरह था, जिसकी ताबीर से वो खुद को बचाकर अपनी दुनिया में मगन हो गई थी। उसकी दुनिया ज़्यादातर उसके कमरे की चारदीवारी थी, जहाँ बिखरी हुई किताबें, आध खुले मसूदे और कॉफ़ी के खाली मग उसके राइटर वजूद का पता देते थे। वो अपने लैपटॉप पर झुकी उंगलियों को कीबोर्ड पर दोहराती हुई डार्क स्टार की दुनिया में इस कदर गर्क थी कि उसे अपने इर्द गिर्द का होश तक न था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी, एक तेज़ नागवार आवाज़ जिसने उसकी तख्लीकी खामोशी का तिलिस्म तोड़ दिया। उसने झुंझलाकर फ़ोन उठाया, मगर स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर उसकी उंगलियां बेजान हो गईं और फ़ोन उसके हाथ से फिसलकर गोद में गिरते गिरते बचा। रईस औरंगज़ेब। एक लम्हे को उसका सांस रुक गया। दिल पसलियों के कफ्स में किसी पकड़े गए परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा। वो फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और चारों जानिब यूँ देखा जैसे वो यहीं कहीं मौजूद हो, उसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा हो। कमरे की दीवारें उसे तंग महसूस होने लगी थी। फिर खुद पर बमुश्किल काबू पाते हुए कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ में कपकपाहट वाज़ेह थी। खुद को तसल्ली दी, यकीनन काम के सिलसिले में ही फ़ोन किया होगा। दूसरी तरफ से कोई तमहीद नहीं बांधी गई थी। एक सर्द, बेलचक और हुक्मिया आवाज़ आई। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, 10 मिनट में बाहर पहुँचो। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी, ये एक हुक्म था जिसे सुनते ही उसके होश उड़ गए। वो भागती हुई खिड़की तक पहुँची और पर्दा हटाकर नीचे झाँका। वाकई गेट के बाहर एक बड़ी सी सियाह चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। उसका डिज़ाइन और उसकी हैबत किसी दूसरे सियारे की मखलूक लग रही थी। गाड़ी के बाहर एक शख्स सूट में मलबूस था, हाथ बांधे किसी रोबोट की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा था। हाँ, पर फ़कर भाई घर पर नहीं है। उसने हकलाते हुए जवाब पेश करने की कोशिश की। अगर तुम 10 मिनट में गाड़ी तक नहीं पहुंची तो बाहर खड़ा मीसम तुम्हें तुम्हारे भैया समेत वहीं दफना कर आएगा। इस जुमले के साथ ही फ़ोन पर टू टू की आवाज़ गूंजने लगी। राब्ता मुंतका हो चुका था और फलक के हाथ पांव फूल गए थे। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे आई। फ़ाकरा भाभी किचन में मसरूफ़ थी, जबकि फ़खर काम से बाहर गया था। वो फ़खर को बताए बगैर नहीं जा सकती थी। ये उसकी हिम्मत से बाहर था और वो उसे नाराज़ करने का सोच भी नहीं सकती थी। अब वो लॉन्च में दाएं से बाएं किसी बेचैन पेंडुलम की तरह चक्कर काटती हुई उसका नंबर मिला रही थी। 5 मिनट गुजर चुके थे। हर गुजरता सेकंड उसके दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। आखिरकार उसने फ़ोन उठा लिया। वो रईस ने गाड़ी भेजी है, मुझे नहीं पता क्यों, क्या मुझे जाना चाहिए? उसकी आवाज़ में वाज़ेह वहशत थी। दूसरी जानिब फ़खर के जबड़े भिज गए। उसकी खामोशी में एक तूफ़ान पल रहा था। वो उसकी बहन को अब बार बार क्यों बुला रहा था? उसका दिमाग गुस्से से फटने लगा। मेरा इंतज़ार करो। उसकी आवाज़ दबी दबी मगर गुस्से से भरी हुई थी। वो गुस्से में है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, मैं क्या करूं? वो रुहासी हुई। उसे आज भी रईस की नाराज़गी का इतना एहसास था। फ़खर ने एक गहरा सांस लेकर खुद को संभाला। ठीक है, जाओ, मुझे लाइव लोकेशन भेज दो, मैं भी वहीं पहुंचता हूं। फ़ोन बंद हो चुका था। उसने वक्त देखा, सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। उसने अपने बंधे हुए बालों को मज़ीद कसने की कोशिश की। गर्म सूट के ऊपर सोफे पर पड़ी सियाह चादर उठाई और भाग खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ, फ़कर भाई के साथ वापस आऊँगी। उसने किचन के दरवाजे से फ़ाकरा को इतला दी और गेट की तरफ लपकी। 10 मिनट पूरे होने से चंद सेकंड पहले वो गेट से बाहर थी। जैसे ही उसके कदम बाहर रखा, इंतज़ार में खड़ा मुत्सिम अलर्ट हो गया।
उसकी नजरें सामने मरकूज थी। फलक को देखते ही वो पल भर को साकित रह गया। बेतहाशा उलझन और खौफ के बावजूद उस लड़की के चेहरे पर एक मासूमियत थी। चादर को मजबूती से अपनी गिर्द लपेटती हुई वो अब उसके सामने खड़ी थी। रईस ने भेजा है आपको? वो अब बिल्कुल उसके सामने थी। सिया चश्मा लगाए खड़े मीसम को लगा जैसे वो किसी ट्रांस से बाहर निकला हो। जी 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 मैडम। उसने एक कदम आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। उसके पेशवराना तरबियत ने फौरन उसकी हैरत पर काबू पा लिया था। वो बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। उसके घुंघराले बाल जो उसने समेटने की कोशिश की थी उसके चेहरे के गिर्द एक हाला बनाए हुए थे। खौफ और परेशानी से उसका चेहरा सुर्ख था, जबकि बड़ी बड़ी आंखों में एक वाज़ेह उलझन थी। उसकी लंबी मुड़ी हुई पलकें बार बार उठकर झुक रही थी। वो अब जल्दी से फ़ोन पर फ़खर को लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी। मीसम ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक नज़र बैकव्यू मिरर से देखा। फलक का अक्स आईने में कैद था। उसने सुना था कि रईस औरंगजेब की कज़न फलक आलमगीर, जो एक राइटर है, डार्क स्टार तहरीर कर रही है, मगर वो राइटर ऐसी होगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। राइटर बारबी। उसे देखते हुए गैर मुतवक्का ख्याल उसके दिमाग में क्लिक हुआ था और अगले ही लम्हे उसने झटके से अपनी नज़र सामने सड़क पर जमा दी थी। उसने आईने का जाविया भी ऊपर कर दिया था ताकि दोबारा उस अक्स से सामना ना हो। 30 साला मीसम आगा अरुसा जमाल का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी ऑफिसर था। अरुसा के बाद वो सबका सीनियर था। एथलीट जिस्म, गंदमी रंगत और तेज नैन नक्श वाला मीसम एक खुशशक्ल मर्द था। उसके चेहरे पर किसी भी किस्म की दाढ़ी या मूंछ नहीं थे और तासुरात हमेशा सपाट रहते थे। गाड़ी तेजी से अपने मंजिल की जानिब रवा दवा थी और कुछ देर बाद शहर की एक पुरानी, किसी हद तक वीरान हिस्से में एक पुरानी इमारत के सामने रुकी। उसने बाहर निकलकर फलक की जानिब का दरवाज़ा खोला। वो झिझकते हुए बाहर निकली और इमारत को देखा जिसकी दीवारों पर वक्त की कहानियाँ दर्ज थीं। बॉस अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसने इतला दी। वो अपनी शॉल दुरुस्त करती हुई आगे बढ़ी। वो उसके पीछे चल पड़ा। बाहर खड़े चंद गार्ड्स में से 2 मीसम के पीछे हो लिए। वो उन सब के आगे चल रहा था। एक नाजुक सी लड़की जिसके पीछे फौलादी सायों का काफिला था। अंदर पहुंचकर एक वसी हॉल में रईस नजर आया। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फलक को देखते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। सियाह पैंट पर गहरे नीले रंग की शर्ट जिसके ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे, आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड थी और बाल बेतरतीबी से उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वो उसे देख रही थी और बस देख रही थी। वो तो हर होलिये में ही अच्छा लगता था। चलें, उसने फलक को एक राहदारी की तरफ चलने का इशारा किया और खुद उसके साथ हो लिया। चलते चलते उसने मीसम की जानिब हाथ बढ़ाया जिसने अपनी पैंट की बेल्ट से गन निकालकर रईस के हाथ में थमा दी। वो नहायत संजीदा था। उसने दोनों बाजू आगे करते हुए गन को लोड किया। चिक चिक की धाती आवाज़ उस खामोशी में गूंजी और फलक का दिल उछलकर हलक में आ गया। एक पल को उसे लगा जैसे वो किसी हकीकी गैंगस्टर के एक गिरोह के बीचों बीच खड़ी है और उस कहानी का मरकजी किरदार वो खुद थी। रईस के साथ चलते हुए फलक ने एक भारी आहनी दरवाजे को अबूर किया। अंदर कदम रखते ही एक शदीद नागवार बू ने उसका इस्तकबाल किया। नमी, खून और जरासीम कश आदियात की मिली जुली बू। कमरा मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था और उस नीम तारीकी में जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया उसे देखकर उसके कदम ज़मीन में गड़ गए थे। उसके हलक से एक घुटी हुई चीख निकली और उसका पूरा वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। सामने दीवार के साथ फर्श पर रज़ब रज़ा बैठा था। उसकी हालत नाकाबिले बयान हद तक बुरी थी। उसका एक पैर मोटी जंजीर से बंधा हुआ था जो दीवार में लगे एक कुंडे से मुंसलिक थी। उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ चुका था। सूजी हुई आंख, फटे हुए होंठ और गाल पर खुश्क खून से निशान। वो महीनों की कैद और अजियत का मुंह बोलता सबूत था, मगर उन तमाम तब्दीलियों के बावजूद वो उसे फ़ौरन पहचान गई थी। वो भयानक रात अपनी तमाम तर वहशत के साथ उसके नज़रों के सामने घूम गई। तो ये था रज़ब रज़ा का अंजाम। वो पुलिस की गिरफ्त से इसलिए बचा था क्योंकि वो रईस औरंगजेब की हिरासत में था। ये एहसास दिल दहला देने वाला था। रईस ने एक जानिब पड़ा लकड़ी का स्टूल उठाया और घसीटकर कमरे के दरमियान में रखा। उसके घसीटने की आवाज़ इस भयानक खामोशी में किसी नोहे की तरह गूंजी। उसने फलक को बैठने का इशारा किया। वो किसी मामूल की तरह बिना कुछ कहे बैठ गई। अलबत्ता उसका चेहरा किसी सफ़ेद चादर की मानिंद हो चुका था और उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी।
वो स्टूल पर बैठी थी। रईस एक बेरहम मुजस्मे की तरह उसके बराबर में खड़ा था और मीसम किसी शिकारी के साई की तरह उनके पीछे। फलक को देखते ही रजब के बुझे हुए तासुरात में एक समरिस हुई। उसके फटे हुए होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। तुम अभी तक जिंदा हो? वाह! उसकी आवाज़ खुरदुरी और टूटी हुई थी। इससे पहले कि फलक कोई रद्द अमल देती, रईस की गहरी सपाट आवाज़ खाली कमरे में गूंजी। हाँ, और तुम अब इससे माफ़ी मांगोगे। रजब ने तहकीर से मुंह फेरा और यूं ही बैठा रहा, कदमों में गिरकर। फलक ने इस मुतालबे पर हैरत से रईस को देखा। ये कैसी सज़ा थी? वो उसे फलक के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने का कह रहा था। जब रजब अपनी जगह से नहीं हिला तो रईस ने कुछ कहने की जहमत नहीं की थी। उसने सिर्फ ज़रा सा रुख मोड़कर मीसम को देखा। ये इशारा काफ़ी था। मीसम किसी रोबोट की तरह आगे बढ़ा। उसने रजब को गर्दन से पकड़ा और एक बेरहम सफाक झटके से उठाकर फलक के कदमों में पटक दिया। उसके मुंह से करहा निकली। उसने जबड़े भींच लिए। फलक खौफजदा होकर अपने कदम पीछे खींच गई। वो शख्स जो कभी उसके लिए दहशत की अलामत था, आज उसके पैरों में एक कीड़े की तरह पड़ा था। मैं चाहता हूँ रजब रज़ा, तुम माफ़ी मांगो, रईस ने अपनी जेब से गन निकालते हुए कहा। उसने गन को हाथ में तोलते हुए ठंडे लहजे में बात जारी रखी, वरना तुम्हारे घर वाले जो अब तक मेरी मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, जिंदा नहीं बचेंगे। ये धमकी नहीं थी, ये एक हकीकत का बयान था। फलक ने फ़ौरन रईस को देखा। उसके चेहरे और आंखों में खालिस खौफ था। वो एक इंसान नहीं, एक बेरहम तकदीर से बात कर रहा था। रजब का टूटा हुआ वजूद कांपा। उसकी सारी अकड़, सारा गुरूर इन महीनों की कैद में निकल चुका था। उसने कांपते हुए अपना सर झुका दिया। मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ बमुश्किल सुनी जा सकती थी। अपना खानदान सबको अजीज़ होता है, वो भी उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। फलक खामोश रही। उस माफ़ी से उसके ज़ख्म नहीं भर सकते थे, मगर उस मंजर ने उस अज़ियत की शिद्दत को कुछ कम ज़रूर कर दिया था। तुम्हारा माफ़ीनामा नकली लग रहा है, दोबारा मांगो। रईस की आवाज़ गूंजी। रजब अब अपने अल्फाज दोहरा रहा था और तब तक दोहराता रहा जब तक रईस कहता रहा। फलक का वजूद ठंडा पड़ गया। अब जबकि माफ़ी का बाब ख़त्म हुआ, उसने गन उठाई और सीधा रजब के सर का निशाना लिया। उसकी आंखों में बर्फानी सर्द महरी थी और उंगली ट्रिगर पर थी। तो सज़ा का वक्त है, मेरे हदूद में दाखिल होने की माफ़ी नहीं होती। नहीं! फलक भी इख्तियार उठी। वो अपने सामने कत्ल होते हुए नहीं देख सकती थी। वो जिंदा थी तो फिर रजब क्यों मरता? प्लीज़ ऐसा मत करें। वो रईस के सामने खड़ी थी। फलक के अल्फाज पर उसके जबड़े भिज गए। इसे मत मारें, इसे पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस नहीं खेलता मैं, वो सर्द लहजे में बोला। अलबत्ता आंखें शोले उगल रही थी। प्लीज़ ऐसा मत करें। उसका लहजा भर्रा गया। रईस ने उसे नहीं देखा। उसके चेहरे पर खौफनाक तासुरात थे। वो पूरी तरह रजब को घूर रहा था। फिर धमाका। गोली की आवाज़ ने कमरे की दीवारों को हिला दिया। फलक ने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिया और आंखें मीच ली। उसके दिल में जो एक हल्की सी उम्मीद थी कि रईस उसकी बात मान लेगा, वो गोली की आवाज़ के साथ टूट कर बिखर गई। चंद लम्हों की मुकम्मल खामोशी के बाद जब उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो रजब रज़ा उसी तरह फर्श पर पड़ा काँप रहा था और सामने दीवार में एक सुराख बन गया था जिससे धुआं निकल रहा था। मीसम, उसकी आवाज़ पुरसकून थी। इसे पुलिस के हवाले करो और इस बात को यकीनी बनाना कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी बाहर ना निकल पाए। उसके अल्फाज पर फलक ने झटके से पलट कर देखा। वो शर्मंदा रह गई थी। गोली रजब को नहीं लगी थी, वो दीवार में लगी थी। यानी उसकी बात मान ली गई थी। रईस औरंगज़ेब ने उसकी बात मान ली थी। मगर इससे पहले मैडम को घर छोड़कर आओ, वो तेज़ी से कहता हुआ पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फलक सकते के आलम में निकली और उसके पीछे लपकी। जैसे ही वो लोग बाहर हॉल में आए, सामने फ़खर खड़ा था। वो गार्ड से उलझ रहा था और गोली की आवाज़ ने उसे खौफजदा कर दिया था। मुझे मेरी बहन से मिलना है। फ़खर भाई, वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। आज उसके अंदर की जलती भुजती अज़ियत को भी करार आ गया था। रजब का माफ़ी मांगना उसके ज़ख्म भर तो नहीं सकता था, मगर उसे उसके लिए सज़ा मिल चुकी थी। तुम ठीक हो? फ़खर ने उसे परेशानी से साथ लगाया। ठीक है ये, रईस की भारी आवाज़ उभरी। गार्ड्स उसके इशारे पर पीछे हट चुके थे। जाओ गाड़ी में बैठो, फ़खर ने उसे हुक्म दिया और वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। अब हॉल में सिर्फ वो दोनों थे, फ़खर आलमगीर और रईस औरंगज़ेब। तुम चाहते क्या हो रईस? उसने गुस्से भरे लहजे में पूछा। क्यों मेरी बहन को बार बार इस अपने गंदे जाल में घसीट रहे हो? रईस ने अपनी बाहें सिकुड़ कर उसे देखा। उसके चेहरे पर बेसारी के तासुरात उभरे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो शादी क्यों नहीं कर लेते इससे? वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया।
उसे यूँ अजियत क्यों दे रहे हो? उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर ये रोज़ रोज़ का तमाशा ख़त्म क्यों नहीं कर देते? उसकी बात पर रईस के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसके लबों पर एक तनसिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी बहन को एक 16 साल बड़े मर्द से बांधते हुए? उसका लहजा इस्तज़ाहिया था, जैसे वो उसकी गैरत को ललकार रहा हो। फ़खर का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। तुम्हें भी तो नहीं आई थी, उसने नफरत से कहा, अपने से 16 साल छोटी लड़की से रिश्ता करते हुए। आज उसे मौका मिल गया था हिसाब बराबर करने का। मैं ऐसे बेहुदा काम नहीं करता। पैंट की जेब में हाथ डालते हुए वो सुकून से कहते हुए फ़खर को आग लगा गया। अच्छा, तो फिर मना क्यों नहीं किया था? वो कदम बढ़ाकर उसके सामने आया। मैंने फ़ौरन मना कर दिया था। जाकर दी औरंगज़ेब साहब से पूछें, जिन्होंने अपना खानदान जोड़ने के लिए मेरी कुर्बानी दी। उसके इत्मीनान में कमी नहीं आई थी। फ़खर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। कुर्बानी? तुम्हारी? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ा है? ज़िंदगी मेरी बहन की ख़राब हुई है। तुम्हारी वजह से वो मौत के मुंह में गई है। उसकी बात पर रईस ने आबरू उचकाए। इस खानदान के अफराद ने अपनी गलती मानना नहीं सीखी। तासुब से कहता वो पीछे हटा और फिर एक जानिब चल पड़ा। तुम पछताओगे रईस। वो उसके यूँ जाने पर बिलका, मगर और कर भी क्या सकता था? वो ढीठ बिना पलटे आगे बढ़ता गया, जबकि फ़खर गुस्से जब्त करता बाहर निकल गया। नवंबर की धुंध भरी रात। शहर की फिजा में हल्की सी ठंडक और नमी रची हुई थी, जैसे किसी ने आसमान पर हल्की सुनहरी पर्दे लटका दिया हो। तरन्नुम हाउस इस वक्त नीम रोशन था। खिड़कियों के शीशों पर बाहर बादलों की धुंधला सा पर्दा डाल रखा था। अंदर लाउंज की मध्यम पीली रोशनी में फजर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसने गर्म भूरी स्कर्ट पहनी हुई थी जो कदमों के साथ हल्के अंदाज में झूम रही थी। ऊपर खाकी रंग का क्रॉप टॉप जिसका गला गर्दन तक बंद था और आस्तीन हल्की सी फूली हुई थी, जैसे खिजा के मौसम में खिलने वाला आखिरी फूल। उसके बाल ढीले पौनी में बंधे थे। दरमियान में मांग निकली हुई थी और दोनों जानिब से चंद बारीक लटें नफासत से फोल्ड करके पीछे की गई थी। इन लटों में जुड़े छोटे सफ़ेद मोती धुंधले कमरे की रोशनी में ऐसे झलक रहे थे जैसे ठंडी सुबह की अव्वलीन ओस। वो आकर वली के सामने रुकी, जो उसका ही इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो अपने ऊपर भरोसा और थोड़ा सा खेल बन रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं और मेरी मोती? उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। वली ने उसे सर से पांव तक देखा और हंस दिया। तुम भी अच्छी लग रही हो और तुम्हारी मोती भी। फजल ने ज़रा सा झुककर अपनी आस्तीन का किनारा संभाला, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वॉइस ऑफ ईस्टर्न वीमेन हूँ मैं। मेरा फैशन मुनफरिद होना चाहिए। वली की मुस्कुराहट ज़रा गहरी हुई। मुझे तुम्हारा फैशन पसंद है। उसका लहजा नर्म था, जैसे किसी धुंध में एक पुराना गीत गुनगुना दिया हो। वो मुस्कुराई और फिर दोनों लाउंज की अबूर करते हुए बाहर निकल गए। उन्हें इंटरनेशनल फैशन एंड टेक्सटाइल गाला में जाना था, जो हर साल नवंबर में शहर के कदीम ग्रैंड ओक हॉल में मुनक्किद होता था। ये तकरीब महज फैशन शो नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इवेंट था जहां मुल्क के बड़े फैशन हाउसेस, शोबीज़ के नुमाया चेहरे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़े नाम एक साथ आते। इस साल गाला की खास बात ये थी कि इसमें बैन आला अक़वामी डिज़ाइनर्स भी शामिल थे और हर कोई अपनी मौजूदगी को एक बयानिया बनाने आया था। गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंचते हुए खिजा की हवा ने फजल के मोतियों को हल्का सा हिला दिया था, जैसे आने वाली रात को कोई राज सरगोशी में सुनाया जा रहा हो। आधे घंटे के बाद वो दोनों मतलूबा वेन्यू पहुंच चुके थे। ग्रैंड ओक हॉल का दाखिली मंजर लंबे शीशे जैसे चमकते दरवाजों से गुजरते ही उन दोनों को एक सुनहरी सी रोशनी ने घेर लिया। हॉल के छत से झूलते क्रिस्टल के झाड़ फनूस हर जाविये से चमक भेज रहे थे। नीचे सुर्ख व सुनहरी कालीन पर महंगे जूतों की चाप और गहकों की गूंज मिली जुली सुनाई देती थी। फैशन की खुशबू, महंगे परफ्यूम और हल्की साउंड ट्रैक के बीच हर कदम एक स्टेज जैसा लग रहा था। हुजूम में ज़रा आगे रईस खड़ा था, उसके साथ मुराद भी। सियाह सूट, संजीदा आंखें और चेहरे पर वही सरतासुर जो अब अक्सर उसकी शनाख्त होता था। उसकी निगाह उन दोनों पर पड़ी। फजर भी उसे देख चुकी थी, मगर जैसे ही उसके चेहरे पर चमक उभरी और वो उसकी तरफ बढ़ना चाहती थी, वो बेरहमी से रुख मोड़ लिया। देखो देखो देखो, इस मकड़ी को देखो। मुराद की आवाज़ में हंसी और तंज का अजीब सा इम्तिजाज था। हमारे हीरो से चिढ़ती हैं और खुद बालों में मोतियाँ लगाकर आ गई। फजर के चेहरे का रंग लम्हे भर को बदल गया, मगर उसने ज़ब्त का नकाब ओढ़ लिया। उसे देखते ही मुराद के मादे में दर्द उठा और वो उनकी जानिब बढ़ा।
रईस कुछ कदम पीछे हटकर किसी और से बात करने लगा। मुराद सीधा उनकी सिमत बढ़ा आया। वेलकम टू द शो मिस मकड़ी, वो तंजे लहजे में बोला। बिग बी कैसे हैं? सवाल वली ने कहा था, मगर लहजे में एहतियात और छिपी हुई बेकरारी थी। मुराद के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसके लफ्ज़ सख्त थे। हालात अच्छे नहीं होते जब लोग खुद अपनी ज़िंदगी से कुछ लोगों को निकाल दें, उसने वली की आंखों में देखते हुए मजीद कहा। उनके और तुम्हारे दरमियान एक सर्द दीवार खड़ी है छोटे, मगर सच ये है कि वो दीवार के इस तरफ अब भी तुम्हारे लिए एक नरम गोशा रखते हैं। वली का चेहरा लम्हे भर को नरम पड़ गया, मगर वो कुछ ना बोला। फजर ने वली की तरफ देखा, फिर रईस की पुश्त की तरफ, जो भीड़ में गुम हो रहा था, और शायद उस रात का सबसे मुश्किल फैसला ये था कि वो उसके पीछे जाए या नहीं। ये एक मिस्ट्री नाइट थी जो रोशनियों का रंग बदल चुका था। अब पूरा हॉल हल्की नीली रोशनी में नहाया हुआ था, जैसे समंदर की गहराई में कोई पोशीदा महफिल जारी हो। दीवार के साए लंबे और नरम थे और हर चेहरा एक मास्क के पीछे छुपा था। मुख्तलिफ शक्लों वाले मास्क, चमकते सोने और चांदी जैसे नकाब, जिन पर नीली रोशनी हल्की सी सरसराहट पैदा कर रही थी। हॉल में हर कदम और हर सरगोशी एक राज की तरह लग रही थी। पिछले 1 घंटे से मुख्तलिफ गेम्स चल रही थी। ये एक दिलचस्प मरहला था, और तभी अगली गेम के लिए अनाउंसमेंट शुरू हुई। शीशे के एक बड़े जार से पार्टिसिपेंट्स के नामों की 2 पर्चियाँ निकाली गई। अगली गेम के लिए हमारे पास 2 स्पेशल पार्टिसिपेंट्स हैं, एक चीफ गेस्ट मिस्टर रईस औरंगज़ेब और मनार फैशंस की मालिक फजर मराज। फजर का दिल धड़का। क्या वो उससे बात करने वाली थी? क्या वाकई उन दोनों का नाम आया था? साथ बैठे वली ने उसका हाथ हल्के से दबाया। वो उठी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ बढ़ी। उसके बालों में जुड़े सफ़ेद मोती नीली रोशनी में ऐसे लग रहे थे जैसे चांद की ज़रात में फंस गए हों। उसके चेहरे पर चांदी का पंखनुमा मास्क था, जिसके किनारे हल्की सी रोशनी पकड़ कर चमक रहे थे। रईस दूसरी तरफ से स्टेज पर आया। सियाह मास्क ने उसके चेहरे की सख्त लकीरों को और भी गहरा कर दिया था। उसकी आंखों में बेजारी और थकन का इम्तिजाज था। वो यहाँ से जल्द से जल्द ख़त्म करके जाना चाहता था, मगर चीफ गेस्ट होने के नाते महज उठकर जा नहीं सकता था। वो दोनों अब स्टेज पर खड़े थे। यहाँ उन्हें मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने थे। सबसे पहले अपना तारुफ करवाना था, नाम और अपना पसंदीदा हिस्सा। पहले फजर की आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम फजर मराज है और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा मेरा दिमाग है। अब रईस की बारी थी। उसने गहरी सांस ली। मेरा नाम रईस औरंगज़ेब है और मेरा नाम मेरा पसंदीदा हिस्सा है। अनाउंसर की भरपूर आवाज़ हॉल में गूंजी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगली गेम है मास्क्ड स्केच। हर जोड़े को एक खाली पेपर और पेंसिल दी जाएगी। 30 सेकंड में आपको वो ड्राइंग मुकम्मल करनी है जो स्क्रीन पर सिर्फ एक लम्हे के लिए दिखाई दी जाएगी। हॉल में हल्की नीली रोशनी फैल गई। स्मोक मशीन से धुंध के हल्के बादल स्टेज के किनारे पर रेंग रहे थे। सबके चेहरे पर मुख्तलिफ मास्क थे, कुछ पर पंख, कुछ पर जगमगाते मोती, कुछ सादा मगर पुरअसरार। उस माहौल में एक दूसरे को पहचानना आसान नहीं था। टाइम शुरू हुआ तो फजर ने पेंसिल उठाई और पेपर पर झुककर, जबकि रईस यूं ही खड़ा रहा। तो आप कुछ नहीं बनाएंगे? उसने सवालिया अंदाज में कहा। रईस ने हाथ जेब में डाले और एक कदम पीछे हट गया। वो कुछ न बोला। नज़र एक पल को उसके बालों में टिकी उन सीप की मोतियों पर ठहर गई। बेइख्तियार दिल चाहा अगर छूकर देखे, पर अगले ही पल वो रुख फेर गया। जबकि फजर उसकी खामोशी को तोड़ने की जिद में थी। वो मुख्तलिफ सवाल कर रही थी, कमेंट्स पास कर रही थी, मगर वो नज़रअंदाज करता रहा। उसने ड्राइंग मुकम्मल की, मगर उसकी तवज्जो तस्वीर से ज़्यादा रईस की सर्द मिजाजी पर थी। नीली रोशनी में उसके मास्क का साया उसकी आंखों को और भी गहरा और दूर लगने लगा था। टाइम ख़त्म हो गया था। वो पेपर पेंसिल छोड़कर हट गई थी। दूसरा टास्क शुरू हुआ था। उसमें चंद सेकंड के लिए एक ट्रे में मुख्तलिफ अशिया दिखाई गई थी। मोती, पुरानी चाबी, छोटा सा कम्स और एक सुर्ख रिबन। फिर वो सब ढाँप दी गई और शर्का से पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा। फजर ने फ़ौरन जवाब दिया, मोती, सुर्ख रिबन। फिर रईस की तरफ देखकर छेड़ने वाले अंदाज में बोली, वैसे मोतियों में तो आपकी माहिर नज़र है, इसके अलावा आपके पास भी कुछ याददाश्त बाकी है या नहीं? कुछ यादें भुलाना बेहतर होता है, उसने आहिस्ता मगर सर्द लहजे में जवाब दिया। फजर का दिल एक पल को साकित हुआ, मगर उसने होंठ भींचकर खुद को संभाल लिया। अगला मरहला आखिरी था। तमाशबीन तालियां बजाकर उन्हें दाद दे रहे थे। मुकर्ररा वक्त से ख़त्म होने से पहले स्टेज के बीच में रखी कुर्सी पर बैठना होगा। ये सबसे आम और आसान सा टास्क था।
नीली रोशनी ने माहौल को और भी पुरअसरार कर दिया था। पस मंजर में हल्की मौसीकी बज रही थी। वक्त तेजी से गुजरने लगा। फजर ने रईस को देखा। वो दोनों आगे बढ़े और कुर्सी के दाएं बाएं खड़े हो गए। वैसे मैं सोच रही थी अगर मनार जिंदा होती तो आप मेरी ब्रदर इन लॉ होते। वाह, यानी आपकी आधी सल्तनत मेरी होती। मनार जिंदा होती तो तुम्हारा जैसा आजाब थोड़ी नाजुल होता। मनहूस ने दिल रखना नहीं सीखा था। वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। एक हल्की आवाज़ गूंजी, म्यूजिक बंद हुआ और टाइम खत्म हो गया। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कुर्सी की तरफ बढ़ सकता था मगर नहीं बढ़ा। वो भी एक कदम आगे चलकर बैठ सकती थी मगर नहीं बैठी। वो दोनों खड़े रहे, एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास करते हुए, मगर कोई हरकत न की। वो उससे जीतकर क्या कर लेता, वो उसे हराकर क्या जीत लेती। लोग हैरान थे मगर वो दोनों हार गए थे। नीली रोशनी में दो मास्क, दो कहानियाँ और बीच में एक खामोशी जो शायद इस रात का सबसे बड़ा खेल थी। तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड। और इसमें एक और ट्विस्ट आया है कि अहमद रईस का फ्रेंड था, ना कि रईस खुद था। जो कि मैं शुरू से सोचती थी कि रईस ही गया था नैन्सी के पास, लेकिन रईस नहीं गया था और इसका फ्रेंड गया था जिसका नाम भी अहमद था और उसे जरतास पसंद करती थी। तो मैं सोचती थी कि अब जरतास क्यों इतनी नफरत करती है रईस से, तो इसलिए करती थी। और राइटर ने अब मीसम की एंट्री करी है जो फलक को पसंद करने लगा है। तो अब इतनी लंबी जलेबी जैसी चैन में एक और दिल टूटेगा, क्योंकि पहले ही अरूज़ा है, रईस है और फिर जेनी है और वली का भाई का भी नाम था, याद नहीं आ रहा है वो, और फिर फलक, अरब, मीसम भी। तो राइटर अगर हैप्पी एंडिंग नहीं करेंगी तो फिर एक और दुख होगा। तो अब देखते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।